केतु क्या है? केतु बेसिकली अगर मैं बात करूं केतु की, केतु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्रैगन टेल। इंग्लिश में जैसे और साउथ इंडिया में हमेशा आप जो साउथ इंडियन का जो कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ेंगे जो साउथ इंडियन राइटर्स ने लिखी हुई हैं, ठीक है, तो उन्होंने वो ड्रैगन टेल के नाम से वो केतु को बोलते हैं इंग्लिश की बुक्स में। बेसिकली केतु के लिए जो कहानी बनाई गई ना, केतु के लिए क्या कहानी बनाई गई कि एक शरीर था, उसका सर अलग हो गया, वो राहु बन गया, और वो जो ये जो धड़ था उसका धड़, वो केतु रह गया। ठीक है, उसको केतु कहा गया। बेसिकली इस कहानी के माध्यम से जो हमारे सेजेस थे, ऋषि थे, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? केतु एक ऐसी एनर्जी है, केतु एक ऐसी एनर्जी है जो जिसके पास सेंसेस नहीं है, जिसके पास जो आपको ये जो सेंसेस होती है ना, ये सेंसेस नहीं है। इसको आंखों का सुख नहीं चाहिए, इसको मुंह का टेस्ट नहीं चाहिए, इसको स्मेल नहीं चाहिए, इसको अच्छी बातें नहीं सुननी है। आप सोचो एक ऐसा व्यक्ति, अगर आप इमेजिन करो, तो आप एक ऐसे व्यक्ति, जब आप केतु को देखो तो केतु की एनर्जी को कैसे आप इमेजिन करोगे? एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसको कुछ भी नहीं मतलब उसको आंखों का सुख नहीं चाहिए, उसको स्मेल नहीं चाहिए, उसको टेस्ट नहीं चाहिए, उसको अच्छा सुनना नहीं है, लेकिन स्टिल वो एनर्जी है, वो है। तो क्या है एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि क्या है, वो चल कैसे रहा है? वो बेसिकली ये एनर्जी चल कैसे रही? जब इसके पास सेंसेस ही नहीं है तो ये एनर्जी चल कैसे रही है? कहीं ना कहीं वो एक एक हम लास्ट सेंस बोलते हैं ना, एक इंट्यूटिव पावर, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी, जबकि आज बहुत तेज धूप निकली हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। ये जो लग रहा है ना, ये जो लगता है ना, इसका कोई लॉजिक समझा सकता है मुझे कि कैसे लग रहा है? अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें कैसे लग रहा है, तो मैं कहूंगी भाई मेरे पास कोई वो नहीं है कि मेरे को ये इस वजह से लग रहा है। जिसकी कोई वजह ना हो, मैं फिर बोलती हूँ, जिसकी कोई वजह ना हो, जिसका कोई रीजन ना हो, दैट इज केतु। केतु को मोक्ष कारक ग्रह बोला गया, मोक्ष कारक ग्रह। अब मोक्ष ना सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग और फैंसी सी चीज लगती है कि मोक्ष, कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है लिबरेशन फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब कटाव, छोड़ दिया, त्याग दिया, मोह नहीं रहा, अब किसी चीज का मोह नहीं रहा, वो है मोक्ष। और केतु को मोक्ष कारक ग्रह बोला गया। मोक्ष कारक ग्रह, उसका एक सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिया गया। और अगर उसको एक्चुअल में हम अपनी कलयुग की भाषा में बोले तो उसको बोला, वो हमारा मोह भंग कराता है। जैसे राहु क्या था? राहु था मोह, कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको मोह के बंधन में जकड़ता है। केतु क्या है? आपको मोह के बंधन से आजाद कराता है। केतु आपको काटता हुआ चलता है। केतु आपको कहता है कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट गो कर दो, जाने दो, ध्यान मत दो। राहु क्या कहता है? ध्यान दो, फोकस करो। केतु कहता है छोड़ो यार, हार्डली डू मैटर। इस जीवन में ये जो जीवन मिला है ना, ये जीवन इस चीज के लिए मिला है। केतु की फिलॉसफी है कि केतु कहता है कि जीवन इस चीज के लिए मिला है कि आप चीजों को जाने दो, आप चीजों को छोड़ना सीखे। तो केतु, अगर एक नेगेटिव सेंस में बोलूं तो केतु हमें चीजों से काटता है। केतु काटने का ग्रह है। सबसे पैना जो प्लैनेट कहा गया, सबसे नुकीला प्लैनेट जो कहा गया, वो कहा गया मंगल को, है ना? लेकिन उसके बाद उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण, उससे भी ज्यादा पैना, नुकीला, उससे भी ज्यादा शार्प, अगर एक चाकू मंगल का उसका सिंबॉलिक है, तो उस चाकू की जो टिप है ना, जो नोक है, जो एकदम घुस जाएगी, जिसके बिना, अगर उसकी नोक ना हो तो किसी के बिना वो पेट में घुस नहीं सकती है, वो है केतु। वो जो टिप है ना, वो टिप, वो केतु है। हम केतु पर्सनालिटी को हमेशा बोलते हैं
कि केतु पर्सनालिटीज ना हमें जैसे मंगल पर्सनालिटीज हम कहते हैं अरे यार मंगल पर्सनालिटी है, इसको तो बहुत गुस्सा आता है, इसको तो बहुत ये तो हर टाइम गुस्से में, ये आग बबूल रहता है, ये हर वक्त गुस्से में लोगों के ऊपर येल करता है, चिल्लाता है। मंगल पर्सनालिटी। केतु इज शांत पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा आप उसको गुस्से में नहीं देखोगे। केतु पर्सनालिटी हर समय अगर आप उसको गाली दे रहे हो, 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 गाली दे रहे हो, वो ले रहा है, 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 एंड अ मोमेंट केम जब वो आपको पे गुस्सा नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं, वो काट डालेगा, सीधा मार डालेगा। मतलब केतु इज लाइक आर्य पार। केतु वैसे बीच में लटकाने वाला प्लैनेट नहीं है। केतु को हमें हमेशा बोलेंगे, केतु ना बीच में नहीं लटकाता, केतु सीधा कट करता है, टाइज कट करने वाला प्लैनेट है ये। श्री कृष्ण जी आपने एक स्टोरी सुनी होगी, शिशुपाल जी पैदा हुए तो उनका ये था कि मतलब वो बेसिकली ये था कि कृष्ण जी इनको मारेंगे, तो कृष्ण जी इनको मारेंगे, तो उनकी माँ ने बोला कृष्ण जी से, प्रार्थना की कि प्लीज इसकी गलतियों को माफ कर देना, इसका वध मत करना, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो। तो कृष्ण जी ने बोला कि मैं ना इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 गलतियां, ठीक है, लेकिन 101 वाली गलती जब होगी ना इसकी, उस समय इसका अंत हो जाएगा। ये क्या है? ये केतु की वो है, कहते हैं कि मैं 100 गलतियों पर इसकी हंसता रहूंगा, कोई फर्क नहीं, इसकी 100 गलतियां माफ है, लेकिन 101 वाली पर, तो वही वाली बात है। केतु कह रहा है कि यार इतनी शिशुपाल ने कृष्ण जी को गालियां देना शुरू किया, सभा में गालियां देना शुरू किया वो, और कृष्ण जी मुस्कुराते रहे, शांत रहे, एंड कभी उनको देखकर लग नहीं रहा था कि ये कभी भी कुछ कह सकते हैं। वो इतने आराम से, सहज से मुस्कुरा रहे थे, और 101 वाली गलती पर सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल को खत्म कर दिया। ये कहानी हम सब लोगों ने देखी भी है, सुनी भी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे केतु दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है ओके दिस इज अ केतु एक्ट, दिस इज अ केतु एक्ट, कि आप सुन रहे हो, और जब तक आप सुन रहे हो लोगों को लग नहीं रहा है कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, एंड द मोमेंट एक पॉइंट आएगा एंड खत्म, उसके बाद फिर वो गाली क्या, वो कुछ अच्छा बोलने लायक भी नहीं बचेगा। तो केतु पर्सनालिटी, मैं आपको केतु पर्सनालिटी बता रही हूँ, केतु पर्सनालिटी आपको बुरी तरह दुखी नहीं करती है, केतु पर्सनालिटी कभी भी आपको बुरी तरह दुखी नहीं करती है। जैसे कि केतु पर्सनालिटी, जैसे केतु पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जब हम भृगु में पढ़ते हैं तो हम केतु पर्सनालिटी के लोग भी पढ़ते हैं कि कौन कौन मेजरली केतु पर्सनालिटी के लोग होते हैं। ये केतु पर्सनालिटीज आपको सिंपली, आपको बहुत शांत दिखाई देंगी, शांत प्रवृत्ति दिखाई देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम से जब गुस्सा होगा तो इनका गुस्सा, कहते हैं केतु वाले को, आप केतु वाला आपको बहुत सीधा दिखाई देगा, बहुत सीधा दिखाई देगा, बट इनको छेड़ो मत, क्योंकि हो सकता है आप इनको 1000 बार छेड़ो, पूरी जिंदगी छेड़ते रहो, आपको कुछ ना कहें, लेकिन जिस दिन कहेंगे ना, उस दिन फिर आप, वो जो बंदा जो इनको छेड़ रहा होगा वो कुछ और कहने लायक बचेगा नहीं। ये इतने, ये आपको सबसे ज्यादा कम डेंजरस इंसान दिखाई देंगे। जो केतु पर्सनालिटी होती है, हम हमेशा बोलते हैं ये सबसे, बिल्कुल कोई इसके अंदर कोई डेंजर ही नहीं है। अभी राहु पर्सनालिटी वाला अपना भोकाल से प्रॉपर वो बनाकर रखेगा कि ओ मैं वो प्लान का ना। केतु पर्सनालिटी वाले बोले गरीब, बेकार, इसको इसको इसके पास कुछ नहीं है, इसके मतलब फकीर बेसिकली। लेकिन द मोमेंट वो अपनी पर आ गया, कट है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद कहते ना, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई बचाव नहीं है। केतु, केतु को फकीर से भी डिनोट किया गया। फकीर किसे कहते हैं? फकीर मतलब वो नहीं जो रास्ते में सिंपली पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं। फकीर का मतलब होता है जिसने चाह कर, जिसने सब कुछ जानते पूछते हुए चीजों का त्याग किया है, उसे कहा गया फकीर, सन्यासी। फकीर, सन्यासी, योगी, जिसने सब कुछ चाहते हुए चीजों का त्याग कर दिया है। कोई बहुत बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, जो मतलब जिनका बिजनेसमैन है, ये किसी के सामने नहीं झुकते। लेकिन अगर एक सन्यासी जो सचमुच में
हाँ, वो ढोंग करता नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ढोंग करता भी जो सन्यासी का रूप ले लेंगे, उनके सामने इंसान झुकेगा। ये केतु की पावर है। केतु कभी भी आपको केतु बहुत ज्यादा शोशाबाजी में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि केतु का मेन मूल कॉन्सेप्ट ही क्या है? त्याग करवा देना, छुड़वा देना, छोड़ देना, काट देना, आपको चीजों से, बंधनों से काट देना। केतु अपने इंट्यूटिव लेवल पर काम करता है। केतु देख के काम नहीं करता, केतु सुन के काम नहीं करता। केतु की इंट्यूशंस बहुत हाई होती हैं। समझ में आ रहा है आपको? केतु का एक इमेज बन रही है दिमाग में कि केतु क्या चीज है, एक्चुअली में केतु क्या चीज है। आप इसे अच्छाई की कैटेगरी में रखो, इसे बुरे की कैटेगरी में रखो, अ, अच्छे की कैटेगरी में रखो, शायद ये कम हो पाए हम लोगों से कि हम इसे अच्छे की कैटेगरी में रख दें। क्योंकि केतु को समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। केतु को समझ पाना इज अ मतलब हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको नहीं लगेगा, हमको लगेगा कि यार क्या अगर आपको किसी से बहुत ज्यादा प्यार है और आपको मैं बोलूं कि आप इस मोह को त्याग दीजिए, तो आपको वो पर्टिकुलर पर्सन अच्छा नहीं लगेगा। आपको कोई बोले आप 4 दिन के लिए अपना मोबाइल का त्याग कर दीजिए, आपको वो पर्टिकुलर पर्सन अच्छा नहीं लगेगा। बट केतु तो यही कहता है ना। अब 7वें भाव में अगर मान लीजिए किसी के केतु बैठा है, मैं वापस मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी पर कूद जाती हूँ मैं, मेरा कुछ भी चलो फिर मैं बोल देती हूँ, मुँह में आ गया। तो 7वें भाव में अगर केतु बैठा है, ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे कि अपने स्पाउस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो या फिर लेट गो करो। त्यागना नहीं है, मतलब इसमें त्यागना का मतलब ये नहीं कि आप के सन्यासी बन के निकल जाओ। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, बी नेचुरल, बी नेचुरल, बहुत नेचुरल तरीके से। अब उसकी हर बात पे ध्यान नहीं देना है। अगर केतु 7th हाउस में किसी के चार्ट में आपको दिखाई दे रहा था, आप सामने वाले को बोलो यार अपने स्पाउस की हर बात पे ध्यान नहीं देना, उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो क्या कर रहा है, वो कब आ रहा है, कब जा रहा है। इट्स जस्ट बी नेचुरल, बी नेचुरल। केतु इज नेचुरल। केतु ध्यान नहीं है, केतु भरोसा है। केतु उस अल्टीमेट शक्ति पर भरोसा है। हमने क्या बोला? केतु को कैसे समझो? जिसका जिसका सर नहीं है, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता है, सूंघ नहीं सकता है, ठीक है? तो किस भरोसे चल रहा है? वो उस परम शक्ति के भरोसे चल रहा है। केतु एक ऐसी एनर्जी है जो कहती है भरोसा करना सीखो, उस शक्ति पर भरोसा करना सीखो। केतु इस अगर मैं केतु का सिनोनिम देखूं ना, अगर मैं इतने दिनों में जो केतु का सिनोनिम समझ पाई हूँ, इतने सालों में जो मैं केतु को सिनोनिम समझ पाई हूँ, वो ये है, केतु इज इक्विवेलेंट टू भरोसा। भरोसा। कई बार लोगों को पागलपना लग सकता है, लेकिन केतु क्या है? केतु प्योरली भरोसा है। केतु वो भरोसा है, जब एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है, तो बच्चा डरने की बजाय ना खुश होता है, हँसता है ना? क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि चाहे मैं हवा में हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ-वहाँ, इधर-उधर, लेकिन उसके बावजूद मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे, मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे, मेरे को बचा लेंगे। वो इतना अल्टीमेट भरोसा, दैट इज़ कॉल्ड केतु। जैसे हमने बोला था कि राहु, ये सारी की सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो राहु है, ठीक है? उसी तरीके से जो आपकी प्रकृति है वो केतु है। जो आपकी प्रकृति है वो केतु है। राहु, जितनी आर्टिफिशियल मैन-मेड चीजें हैं वो राहु है, और जितनी प्राकृतिक चीजें हैं वो केतु है। ठीक है? राहु को हमने कहा ये विशाल है। केतु को हम बोलते हैं ये सिकुड़न पैदा करता है। ध्यान देना इस चीज पर, सिकुड़न। अगर कोई चीज सिकुड़ रही है बॉडी में, वो केतु से कनेक्टेड प्रॉब्लम है। कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, पागलों की तरह मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसर सेल्स, है ना? वो राहु को डिनोट करता है। कोई चीज बढ़ रही है शरीर के अंदर, वो राहु डिनोट कर रहा है। कोई चीज कमी हो रही है, घट रही है, सिकुड़न पैदा हो रही है, वो केतु की बीमारियां होती है।
तो बेसिकली हम यहाँ पर वही बात कर रहे थे कि केतु। मैम मैम एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम जिया पागरानी। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी, बताइए। मैम जैसे कि आपने बताया किसी के 7th हाउस में केतु है, हम्म। तो मैम आगे वो बात कंप्लीट नहीं हुई है। वो चीज बात कम, जैसे मेरे ही घर में किसी की 7th हाउस में केतु है, तो तो सिंपली व्हाट शुड बात डू? क्या, बात इतनी है कि लेट गो करना सीखो। ठीक है, केतु ये बोलता है कि जबरदस्ती सामने वाले की पूरी उस पे वो मत करो कि अभी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, अगर लड़की है तो लड़के के पीछे इतना ज्यादा वो ना कर दे कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अच्छा ये हर हर छोटी चीज पर इनकी ये आदत मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे हस्बैंड की मुझे ये वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इट इज अ केतु। केतु है तो लेट गो करो, लेट गो मतलब जाने दो, कोई बात नहीं, लेट हिम लिव हिज लाइफ। ठीक है, छोड़ दो उसको, हॉवर करना छोड़ दो, अपने स्पाउस को हॉवर करना छोड़ दो। ठीक है, और द मोमेंट आपने कहा ना, जब केतु का वर्ड क्या है, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जाने दो ना, भरोसा मैम करना, अगर भरोसा करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर राहु ट्रेड्स अपना कर रखे तो चीजें मुश्किलों की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, ये है। मैम जैसे कि मेरी अगर मेरे बेटे के तो 7th हाउस में केतु है, हम्म। तो आगे उसके लाइफ पार्टनर किस, उसकी रेमेडीज क्या है? अगर तो मतलब कुछ रेमेडीज करनी होंगी ये जब उसके लिए एक सेकंड, लाइफ एक सेकंड, पार्टनर। आपको रेमेडीज क्या लगता है? देखो, पता है ये सबसे बड़ी हमारी दुविधा है। हम कहते हैं रेमेडीज का मतलब ऐसा कुछ बताओ कि कोई ब्रेसलेट पहना दूं उसको, कोई ऐसे तंत्र मंत्र करवा दूं जिससे कि उसको वो राहु ट्रेट अपना कर रखे। और सिंपल सी बात है इसका, अगर आपकी बेटी की उसमें है, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो इसके लिए कि कोई ऐसा पर्सन जो केतु रिलेटेड काम करता हो, तो वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे कि केतु रिलेटेड काम क्या हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गई, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, या कोई भी पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड जहां पर लोग पब्लिक की सेवा करें, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, पॉलिटिशियंस, असली पॉलिटिशियन। ध्यान रखना एक चीज हमेशा, जिन पॉलिटिशियंस को का नाम ध्यान रखा जाता है ना कि यार इन्होंने कुछ किया है, जिनको जिनका पब्लिक बहुत समय तक, जिनको जनता जेन्युइनली प्यार करती है, जेन्युइनली, ठीक है, वो केतु प्रधान लोग होते हैं, शनि केतु प्रधान लोग होते हैं, उनके सैटर्न के साथ आपको केतु मिलेगा। ठीक है, आप किसी का भी देख लो। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, हाँ, अब राइट और रॉन्ग के उसमें मत चले जाना कि राइट था कि रॉन्ग था। सैटर्न केतु का मतलब सिंपल इतना है, केतु आपको ना, आपकी जो आपकी समझ होती है, आपकी समझ, अब आपकी समझ और मेरी समझ अलग हो सकती है, लेकिन केतु आपको प्रेरित करता है। अगर आप केतु प्रधान लोग हो तो आपको प्रेरित करता है कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम करो। अब वो निस्वार्थ भाव से आप जो लोगों के लिए काम कर रहे हो, जब इंसान निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम करता है तो लोग उसको ऑटोमेटिकली पसंद करते हैं। ऑटोमेटिकली, सारे लोग नहीं, बट हाँ, ऑटोमेटिकली उसको बहुत बड़ा जन समुदाय पसंद करता है और बहुत लंबे समय तक याद रखता है, बहुत लंबे समय तक। मैंने अपनी ही एक क्लास में एक टाइम पर बोला था, अम, उसकी वो उसका रिकॉर्डिंग भी हो गया आई बिलीव यूट्यूब पर। मैंने बोला था उस समय पर ना, मोदी जी, इट्स जस्ट अ फर्स्ट टर्म, तो बहुत लास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम था, तो मैंने बोला था कि नहीं, मोदी जी जब तक हैं तब तक रहेंगे। मतलब जब तक उनका टाइम पीरियड, अभी इस वाले में भी आएंगे, अभी देखना नेक्स्ट वाले 2024 में जब होंगे, वो तो उस टाइम तो 5 साल पुरानी बात थी, कि उस समय पर भी आएंगे, देख लेना। वो क्यों, किस बेस पर बोला था? शनि केतु का कॉम्बिनेशन, अभी जब भृगु पढ़ाऊंगी तो उनकी केस स्टडी पूरी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो कि वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप समझो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके फेवर में हो या आप उनके फेवर में नहीं हो। हो सकता है कुछ लोग उनकी मेंटालिटी से, उनकी समझ से दूसरी समझ रखते हो, लेकिन तब भी मैं एक मोटे तौर पर, चाहे आप उनके अगेंस्ट में हो चाहे आप उनके फेवर में हो, लेकिन तब भी मैं आपको एक बहुत मोटे तौर पर एक चीज बता पाऊंगी कि हमने एक ऐसा व्यक्ति देखा, अब सही और गलत के मैटर में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसको इतना वाइड सपोर्ट मिला, लोगों का मिला कि नहीं मिला, इस बात में तो आप ना नहीं कर पाओगे कि आज की डेट में बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन मोर वोट किसको मिलते हैं? वोट मोदी जी के नाम पर मिलते हैं कि हम तो मोदी जी को देने जा रहे हैं जी।
हमें ये भी एट टाइम्स लोगों को ये भी नहीं पता होता कि क्या कहते हैं उसे, हमारा कैंडिडेट कौन है, लेकिन उनको द मोमेंट एक व्यक्ति अपना अपना सेल्फ त्याग कर लोगों के लिए काम करने लग जाए, लोगों एक लोकप्रिय नेता बनाता है। शनि केतु वाला इंसान जब लोगों के लिए काम करने लग जाए, वो केतु इज पब्लिक डोमेन में आकर पब्लिक के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, अपना वो त्याग कर, अपना हित त्याग कर लोगों के लिए काम करने की इच्छा होना, अंदर इच्छा होना। तो वो इच्छा जब आप बड़े लेवल पर आती है तो वो आपको एक सफल नेता बनाती है। आप इंदिरा गांधी का चार्ट उठाकर देखो, शनि केतु का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर कुछ लोगों को भिंडर वाला पता हो, जनरल भिंडर वाला, ठीक है, शनि केतु का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मैंने फिर बोला, मैं यहाँ पर सही गलत की बात ही नहीं कर रही हूँ कि भिंडेर वाला का क्या मोटिव था, उसका क्या वो था, लेकिन वो अपने लोगों के लिए वो सचमुच में काम कर रहा था। और आज तक मैंने बहुत सारे सिख लोगों को देखा है अपने 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 वॉलेट में जनरल भिंडरवाला की फोटोग्राफ देखो, ये इसी वजह से मैं बोलती हूँ, ये अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को, फिर बोलते हैं अपने घरों में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं यही बोलना चाह रही थी कि जब हम केतु का डोमेन देखें ना, केतु इज लाइक पब्लिक सर्विस। तो अगर 7th हाउस में केतु है तो आप कोई ऐसा पर्सन जो सचमुच में पब्लिक के लिए काम कर रहा हो, नॉट फॉर जस्ट फॉर हर फॉर पर्सनल बेनिफिट, अपने बेनिफिट को छोड़ के लोगों के लिए काम कर रहा हो। अब आप सोचो, शनि केतु, ध्यान देना इस बात में, शनि केतु जैसे ही आप किसी के में देखोगे ना, आप ये मत देख लेना कि अगर ये बंदा लोगों के लिए काम कर रहा है तो आप ये जज मत कर लेना ये सही है कि गलत है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सही गलत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आपको आतंकवादियों के जो वो होते हैं ना, हेड, जो जो उनको आतंक फैलाने के लोग सारे होते हैं, उनकी में भी मिल जाएगा शनि केतु। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो भी अपने तरफ से अपने लोगों के, सचमुच में अपने लोगों के हित के लिए काम करना चाह रहे होते हैं, अपने लोगों के लिए। उनका तरीका गलत होता है, लेकिन वो सचमुच में अपने लोगों के लिए काम करना चाह रहे होते हैं। वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं इस चीज को करते 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 करते, लोग उनको ध्यान रखते हैं, उनका मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो जो लोगों को के द्वारा पसंद किया जाए, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए निस्वार्थ भाव से अपना अपना त्याग करके, ये केतु है। केतु आपको पब्लिक सर्विस करने के लिए बहुत अच्छा है। तो 7th हाउस में केतु हो अगर, तो सामने वाला व्यक्ति, अगर आप जिससे शादी करने जा रहे हैं वो पब्लिक सर्विस में हो, जो वहां पर वो लोगों के लिए काम करता हो, ऑकल्ट साइंस में हो, कोई भी हीलिंग से रिलेटेड काम करता हो। केतु हीलिंग का कारक है, नेचुरल हीलिंग का कारक है। नेचुरोपैथ हो गए, जितने भी नेचुरल तरीके से हीलिंग करते हैं, ये हो गए। कंसल्टेशन देता हो केतु, कंसल्टेशन आप किसको दोगे? सामने वाले को दोगे ना, उसके भले के लिए दोगे, कंसल्ट करोगे, उसको गाइड करोगे। तो केतु इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो, सामने वाला ईंटों का भट्टा, ईंट जो होती है, ईंट हो गई, वायर्स के काम हो गए, लॉ फर्म हो गई, ये सब केतु से रिलेट करते हैं। तो 7th हाउस में अगर केतु हो तो ये सारी चीजों से रिलेटेड पर्सन को ढूंढा जाए तो ज्यादा बेहतर चलता है, ज्यादा अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद अपनी खुद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है कि आपको अपना खुद का बिहेवियर कैसा बनाना है। मैम हेलो। हाँ जी, मैम मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि 7th हाउस का केतु डाइवोर्स करा देगा? ऐसा नहीं है, डिटैचमेंट करा देगा? एक सेकंड, सुनो मेरी बात पहले, जिया जी, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी घर का केतु, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते ये यहाँ पर तो ऐसा करा देगा, ठीक है। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ और हमेशा एक ही फिलॉसफी पे काम करती हूँ, हमारे कर्म सबसे ज्यादा बड़े हैं। जब मैं भृगु पढ़ाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म, अगर किसी ने, मैंने पीछे कोर्स कराया था, फ्री कोर्स था वो, पूरा प्रॉपर भृगु के ऊपर बेसिक का, उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया था कि आप डे टू डे लाइफ में अपने कर्मों को कैसे चेंज करो, जिससे कि आपकी लाइफ में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए। एक इंसान एक दिन पैदा होता है, आपको पता है एक पर्टिकुलर समय में कितने लोग पैदा होते हैं? क्या उन सबके साथ वही घटनाएं घटती हैं? सेम लाइफ चलती है? अरे ट्विंस की लाइफ सेम नहीं होती बाबा, ठीक है। ये डीप एनालिसिस करना पड़ेगा।
और उन एस्ट्रोलॉजर्स, उन ऑकल्टिस्ट के चंगुल से निकलना पड़ेगा जो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में तो ये है और ये होके रहेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो, आप किस राह पर हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, मैंने कहा था कि अगर आपकी 12th हाउस की दशा चल रही है तो 12वां घर क्या क्या चीजें देता है, आप शास्त्र पढ़ो, लिखा हुआ है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन देता है, 12वां घर आइसोलेशन देता है, 12वां घर जेल का भी है। तो क्या 12वें घर की दशा चल रही है सबको जेल हो जाएगी, सबको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी? अरे पढ़ो, आगे पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है 12वां घर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, 12वां घर फॉरेन बाहर अपनी भूमि छोड़ के जाने का है, 12वां घर ब्रेड प्लेजर्स हैं आपके। जब 12वें घर की दशा चलती है इंसान की शादी भी हो जाती है, ठीक है। वो 12वां घर किस तरह से आपकी लाइफ में आप ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं। 12वें घर की दशा चल रही है, बंदा लॉन्ग टर्म, मुकेश अंबानी का चार्ट उठाकर देखो, इतनी बार 12वें घर की, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स हैं 12वें घर में, 12वें घर की दशा चलेगी, ऑब्वियसली बात है, 12वें घर में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो चलेगी चलेगी। इतना इतना उनकी इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो कर करके। और साथ में मैं वही बोल रही हूँ ना कि आप किस तरह से आपके कर्म है, ये बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और ऐसे ऑकल्टिस्ट के चक्कर में मत फंसना कभी भी, जो इंसान आपको ये कह दे कि आप ये पर्टिकुलर दशा से गुजर रहे हैं, अब तो ऐसा ही होना है। नहीं, आपके कर्म, आपके कर्मों में आप अगर अपने, बेसिकली हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु हम इसलिए सीखते हैं कि हमें ये पता चल पाए कि हम बेसिकली कौन से दशा से गुजर रहे हैं और हमारे कर्म कैसे अलाइन किए जा सकते हैं, हमारे हमारे एक्शंस किस तरह से अलाइन किए जा सकते हैं हमारे चार्ट के हिसाब से, हमारे नंबर्स के हिसाब से, हमारे हमारे घर को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस बात को अपने दिमाग से ऐसे निकालो और ऐसे फेंक दो बाहर कि अरे केतु है तो ऐसा हो जाएगा, करवा देगा। केतु कभी किसी का डिवोर्स नहीं करा सकता। अगर बंदा उस पर्टिकुलर चीज के पीछे भागे ना, उसको छोड़ के चले, ठीक है। और जनरली जो टेंडेंसी हमारे अंदर देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जहां पर जिस हाउस में केतु बैठा होता है, हम उस चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमको, प्रकृति चाह रही है इस चीज को, इस चीज से मोह भंग करवाना, छुड़वा देना, लेट गो की फीलिंग आ जाना, और हम बहुत ज्यादा भागते हैं। और मैं आपको फिर बहुत सारे ऐसे लोग दिखा दूंगी जहां जिनके 7th हाउस में केतु एंड दे आर लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत ही सुंदर लाइफ जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, एंड बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। केतु के बारे में हम बात कर रहे थे, तो केतु आपको समझ में आया केतु क्या है? केतु इंट्यूशन है। केतु इस तरह की इंट्यूशन है कि आपको आपको नहीं पता कि ये चीज कहां से आ रही है, लेकिन केतु, जब केतु एक्टिव होता है ना, केतु किसी का बहुत ज्यादा एक्टिव है ऐसा इंसान, और इंट्यूशन, इंट्यूशन का कोई लेना देना नहीं है आपके नॉलेज से, आपके सर्कमस्टांसेस से, कुछ नहीं। केतु इज, केतु का कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक किसके पास है? लॉजिक राहु तो के राहु पास। के पास है। केतु के पास क्या है? केतु के पास विश्वास है। केतु के पास एक पावर है, जो पावर दिखाई नहीं देती है लेकिन वो है, ठीक है। तो केतु का एक मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर सा खिंच गया आपकी नजरों में कि केतु ऐसा कुछ शक्ति, या केतु की ऐसी कुछ एनर्जी है। और जब नंबर 7 की हम बात करते हैं, तो नंबर 7 के थ्रू हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम केतु का नाम ले रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम हर चीज में एक प्लैनेट को डिनोट कर रहे हैं। हमने न्यूमरोलॉजी में पकड़ा नंबर 7 और नंबर 7 की, अब ये नंबर 7 को हम क्या बोलेंगे? अब नंबर 7 को हम बोलेंगे केतु। ये नंबर 7 की एनर्जी, क्योंकि नंबर 7 किसकी नंबर 7 की फ्रीक्वेंसी केतु से कनेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 का मतलब क्या है? नंबर 8 का मतलब है शनि। अब देखते हैं ये शनि की एनर्जी क्या है। शनि बेसिकली हम ये कहते हैं कि शनि क्या है एग्जैक्टली। 8 नंबर बनता कैसे है? बड़ा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को भी बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ती है कि 8 कैसे बनाए। नंबर में ही डिफिकल्टी है। नंबर 8 को
इतना घुमाव है इसमें, इतने पैटर्न, मतलब ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर वापस वहीं पर गोल घूम के वहीं आ जाओ, लेकिन ऐसे गोला नहीं बना सकते इजीली। यू हैव टू बी, लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। शनि वही है। शनि क्या कहता है? शनि कहता है कि मेहनत करो। शनि इज डिसिप्लिन, शनि हार्ड वर्क है। शनि मिजरीज का कारक भी है। शनि ग्रीफ का कारक भी है, दुख का कारक भी है, पेन का कारक भी है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सूर्य और शनि की दुश्मनी है ना? सूर्य और शनि की दुश्मनी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर दुश्मनी है, जो आप हर ऑकल्ट, कोई भी ऑकल्ट फील्ड में जाएंगे तो आप ये दुश्मनी पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ये शनि और इसकी दुश्मनी है एंड सो ऑन। क्यों? सूर्य की पर्सनालिटी और शनि की पर्सनालिटी ऑपोजिट है। सूर्य क्या है? राजा। क्या राजा काम करता है? राजा काम नहीं करता। राजा के लिए लोग काम करते हैं, है ना? सूर्य बेसिकली ऑर्डर्स देता है, सूर्य पालन करता है, सूर्य डिसीजन सुनाता है, ठीक है? सूर्य रूल करने के लिए बना है। वहीं पर शनि क्या कहता है? शनि कहता है बिना मेहनत किए तुमको नहीं दूंगा, ठीक है? बिना हार्डवर्क किए तुमको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिसको बिना हार्डवर्क किए मिल जाता है उसके अंदर अहंकार आता है। शनि और अहंकार ऑपोजिट हो गए। ये ध्यान रखना एक चीज, अहंकार अगर रिलेट करेगा तो किसके साथ रिलेट करेगा? -1 के साथ रिलेट करेगा। अगर अहंकार रिलेट करेगा तो -1 के साथ रिलेट करेगा। 8 के साथ अहंकार नहीं हो सकता। अगर हम हर नंबर का मैं एक पॉजिटिव बताती हूँ, एक नेगेटिव बताती हूँ, कि एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। अगर 8 की पॉजिटिव साइड देखें तो दैट वो पॉजिटिव साइड है हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, लगे रहना, परसिस्टेंस, कमिटमेंट, ये एक पॉजिटिव साइड है 8 नंबर की। और अगर नेगेटिव साइड देखूं, शनि की नेगेटिव साइड देखूं कि नेगेटिवली क्या देते हैं शनि, तो शनि नेगेटिवली डिलेज देते हैं, शनि नेगेटिवली आपको दुख देते हैं, पेन देते हैं, दर्द देते हैं। शनि इन सब चीजों की कारक है। शनि मूल स्वरूप में काला है। शनि मूल स्वरूप में काला है, लेकिन शनि का मूल स्वरूप पावर का है। आपने देखा होगा जब पावर इन द सेंस कि जो पावर आपने अर्जित किया, आपको मिली नहीं है, आपने उसको अपनी मेहनत से कमाया है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। लेकिन वो अथॉरिटी किसी ने ग्रांट नहीं कर दी है, आप मेहनत करके उस तक पहुंचे हो। तो शनि जब कोई चीज देता, जब आपको कोई इंसान कोई आपको कोई चीज देता है ना, तो वो आपसे छीन भी सकता है, लेकिन जब आप किसी चीज को कमाते हो ना, तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। दैट इज द पावर ऑफ शनि। अगर मैं सारे प्लैनेट्स के बारे में बात करूं, सारे प्लैनेट्स अपने अपने हिसाब में आपको देने के लिए बहुत ही सब सारे प्लैनेट्स आपको दे सकते हैं, सारे प्लैनेट्स आपको देंगे, सारे प्लैनेट्स आपको अपने अपने पावर में आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे। लेकिन शनि एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो आपको अबंडेंस में मनी, अबंडेंस में प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। अबंडेंस मतलब जिसकी कोई था ना हो, और ऐसी प्रॉस्पेरिटी, ऐसी वेल्थ, ऐसी अबंडेंस जो इंसान अपनी जनरेशंस एंड जनरेशंस को पास करके जा सकता है, इतना। बट शनि क्या बोलता है? शनि कहता है कि ये तुमको फ्री में नहीं मिलेगा। नथिंग इज फॉर फ्री, यू हैव टू पे फॉर दैट। आपको मेहनत करके पे करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको घमंड नहीं। द मोमेंट इंसान के अंदर घमंड आ गया, वो किसकी तरफ जा रहा है? -1 की तरफ जा रहा है। और 8 का तो सबसे बड़ा शत्रु ही कौन है? वो नेगेटिव साइड ऑफ 1 है ना, नेगेटिव साइड ऑफ 1। क्योंकि वो सूर्य ने अपने घमंड के कारण कि मैं इतना प्रभावशाली और मेरा पुत्र काला, ठीक है, मैं इतना प्रभावशाली, मैं इतना, मेरे अंदर इतना तेज है, और ये एकदम बिल्कुल
मैं इसको पुत्र नहीं मानता। तो वो एक घमंडी सूर्य ने, वो एक घमंड साइड जो वन का एक घमंडी पना है, उसने डिस्कार्ड कर दिया था। तो इस वजह से द मोमेंट अगर आप शनि से कनेक्टेड है और फिर ऐसे इंसान के अंदर घमंड आता है या शनि की दशा के अंदर घमंड आता है इंसान को, तो वो इंसान को खत्म करके रख देता है। तो 8 नंबर इज एंटी टू 1, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर इज कंप्लीटली ऑपोजिट। शनि और क्या चीजें हम कहते हैं कि जब हम शनि के बारे में बात करते हैं, तो शनि एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो खुश नहीं होता है किसी भी रेमेडी से। ध्यान देना इस बात को लिख लो अलग से कहीं पर भी। मैं आपको हर चीज के बारे में रेमेडी बताऊंगी, लेकिन जब शनि की रेमेडी बताऊंगी ना, तो वो कुछ डिफरेंट ही चीजें होंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शनि खुश नहीं होता है, आप उसके, कई बार होता है ना, लोग कहते हैं शनि मंदिर में जाकर, मैं कभी नहीं बोलती शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाओ जी, शनिदेव की मूर्त के ऊपर, उसके आगे दिया बत्ती करो, शनिदेव शनिदेव। शनि इज अ जज। अभी जज के सामने आप उसकी कितनी भी बड़ाइयां करो, बट जज क्या आपकी बड़ाइयों के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन देगा या फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन देगा? फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन देगा। एग्जैक्टली। शनि कहता है कि आपने ये काम किया था जी, ओके, आपने अपने किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को जो कि मजबूर था, लाचार था, आपने उसके साथ गलत किया था। अभी आपको तो इसकी तो सजा तो मिलेगी मिलेगी। ही इज अ फादर जो कि अपने बच्चों को पनिश करके समझाता है, प्यार से नहीं समझाता है। ये उसका नेचर है। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, अपने नेचर के विरुद्ध नहीं जाता। कोई भी इंसान अपने नेचर के विरुद्ध जाके काम नहीं करता, वो अपने नेचर में रहकर अपने हिसाब से काम करता है। तो शनि, आपका जो आप कर चुके हो उसके लिए आपको क्या होता है, उसके लिए आपको सजा मिलती ही मिलती है। लेकिन फिर एक प्रावधान होता है हमारे में कि हमारी सजाएं कम हो जाती हैं। कैसे? हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से। होता है ना, सुना ना कि भाई इनकी सजा इतनी थी लेकिन कम कर दी गई क्योंकि इनके गुड बिहेवियर की वजह से। शनि को मनाने का या शनि को कि अगर कुछ इम्पैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, आप सिंपली उनको ये बोल सकते हो कि आप बुजुर्गों की सेवा करो। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकल मेहनत कर रहा है, गरीबों का मतलब ये नहीं जाके भिखारियों में पैसे बांटने शुरू कर दो, भिखारी नहीं है शनि। इज नॉट भिखारी, शनि मेहनती है, शनि हार्ड वर्किंग है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो फिजिकल मेहनत कर रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो धूप में सब्जियां बेच रहा है, जो बहुत फिजिकल मेहनत कर रहा है, उसकी हेल्प करना शुरू कर दो। जो अपने पैरों से लाचार व्यक्ति है, उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दो। जो वृद्ध है उनकी मदद करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि शनि को हमने क्या माना? शनि को हमने माना एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बहुत धीरे चलता है। सारे प्लैनेट्स में सबसे तेज चलने वाला चंद्रमा है, और तो सबसे धीरे चलने वाला कौन है? सबसे धीरे चलता है शनि। ठीक है, बहुत धीरे। इस संस्कृत में शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, उसी से वर्ड बना है शनि, जो धीरे, जिसकी गति धीरी हो। दुख देने वाला भी प्लैनेट है ना, तो दुख तो धीरे धीरे ही निकलता है। दुख तो एकदम से ऐसे तो होता नहीं कि आज हम बहुत दुखी हैं, कल हम बहुत खुश हो गए, वो तो चंद्रमा के ट्रेड्स हैं। लेकिन जब दुख का समय होता है, खुशी का समय तो आपका छू मंत्र ऐसे हो जाता है, और दुख का समय वो धीरे धीरे। तो वो शनि इस वजह से रिलेट करता है इन सारी चीजों से। फिर हम कहते हैं कि शनि जज है। जज का वो करेगा जब आप गुड बिहेवियर, आपने कुछ भी, कई बार होता है हम लोग ना, आपको एक रियल कहानी बताती हूँ, कहानी नहीं, रियल स्टोरी बताती हूँ। एक व्यक्ति है, मेरे जानकारी में ही है, बहुत अच्छे पोस्ट से रिटायर है। घर में सभी लोग उनकी केयर करते हैं। ध्यान देना, ऐसे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जब बुढ़ापे में आपको ऐसे बच्चे मिल जाएं जो आपकी केयर कर रहे हैं। चलो बच्चे तो फिर भी एक बार को हम कहते हैं कि यार केयर करने वाले मिल जाते हैं। 50-50% आज की डेट में भी इंडिया में एटलीस्ट ये रेशियो है कि हम अपने माता पिता की केयर कर लेते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ एक और कॉम्बिनेशन जुड़ता है, लाइफ पार्टनर। उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। उनके दोनों बेटे
जो उनकी वाइफ आई हैं, वो हर टाइम एक तरीके से कि क्या कर दें हम, क्या कर दें, मतलब आप क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, अच्छा पापा को ये पसंद है, पापा को वो पसंद है, मतलब उन दोनों जो उनकी डॉटर इन लॉज हैं, दोनों डॉटर इन लॉज के दिमाग में ये रहता है कि यार क्या इस व्यक्ति को हम क्या ही वो कर दें। जो लड़की है वो, उसका जो हस्बैंड है वो ऐसा जैसे कि बेटे से भी ज्यादा अच्छा, कि बेटा इतना केयर नहीं कर सकता जितना उनका उनका दामाद उनकी करता है। मतलब आप देखो, अगर देखो, और अच्छी पोस्ट से रिटायर है, अच्छी प्रॉपर्टीज है, अच्छी वेल्थ है, पैसे की कोई कमी नहीं। अब आप मुझे बताओ ऐसे इंसान को क्या दुख हो सकता है? सोच के देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब है, उसके इंसान को इस पर्टिकुलर एज में आकर ये दुख होता है कि भाई मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते, या फिर बाहर चले गए हैं, मुझे उनकी याद आती है, बच्चे साथ में हेल्थ का रहते हैं। हाँ, हेल्थ इशू। हेल्थ इश्यूज में, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, सारी रिपोर्ट्स करवा लेते हैं वो, उनको कोई उनकी कोई वो नहीं है, उनको कोई हेल्थ इशू भी नहीं है, सब सब सही सही निकल कर आता है। वो बीपी शुगर एक नॉर्मल तरीके की बीमारी है, वो तो सभी को हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाए, एंग्जाइटी हो जिसकी वजह से। ऐसा व्यक्ति, अब मैंने आपको जो बताया ना उसमें से एक एक बात 100% सच है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान दुखी है, वो इंसान परेशान है। उनको सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही उनके दिमाग पे वो है कि किस तरह से मैं ये दिखा पाऊं कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। राइट नाउ ही इज टेकिंग मेडिसिन फॉर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो भी, मतलब जो भी डॉक्टर्स उनको, मतलब ही इज कंसल्टिंग साइकाइट्रिस्ट। कैन यू इमेजिन? जो इंसान सोचता है, जो एक इंसान की ड्रीम लाइफ होती है कि वाह हर चीज सेटल है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास मेरे सारे अपने भी हैं, मेरे पास मेरा मेरा लाइफ पार्टनर भी मेरे साथ में है, सब कुछ, हर कुछ होते हुए आपको रीजन नहीं समझ में आ पाएगा, वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रोजाना अपनी परेशानी का कारण ढूंढते हैं कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी। बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात से, लिटरली में। इट्स, आपको जोक लग रहा होगा लेकिन वो सचमुच में बहुत परेशान हो जाते हैं। आज मुझसे राम राम नहीं की, वो बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात से। आप समझ रहे हो दुख? वो, अगर मैं जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, मैं अगर सबसे दुखी इंसान बोलूंगी ना, तो मैं उन इंसान को सबसे दुखी इंसान बोलूँ। वो दुखी है। शनि जो होता है ना, वो आपको मन से भी दुखी कर देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उन्होंने मन से दुखी किया होगा, जिसकी वजह से आज उनका मन बहुत ज्यादा दुखी है, वो भोग रहे हैं उस चीज को। और लिटरली में आपको वर्चुअली नहीं, आपको मतलब फिजिकली नहीं दिखाई देगा कि इस इंसान को कोई भी दुख है, लेकिन वो मन से बहुत दुखी है। उनको, उनके सारे टेस्ट हो गए हैं, उनको ये नहीं सब, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बट उनके पेट में इतना ज्यादा दर्द रहता है। देन डॉक्टर्स ने फाइंड आउट किया कि वो उनको वो डिप्रेसिव मोड में जा रहे हैं, इस वजह से डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं तो वो ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इसका मतलब है वो डिप्रेशन में है, वो उनको एंग्जाइटीज हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये शनि देता है, ये शनि देता है। जब आपने किसी का मन दुखाया हो तो आपका मन दुखेगा ही दुखेगा। यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट। आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ उस चीज के लिए। ठीक है, आपने शायद किसी के पैसे नहीं खाए थे, आपने किसी के पैसे नहीं मारे थे, लेकिन आपने कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया था जिसकी वजह से आज की डेट में फिजिकली आपको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वजह से किसी का मन दुखा था, जिसकी वजह से आज सब कुछ होते हुए भी आप मन से शांत नहीं। खैर, साढ़े साथी भी चल रही है, साढ़े साथी के ट्रेड्स हैं, टिपिकल ट्रेड्स हैं कि चाहे कितनी मर्जी अच्छी हो, मन मन को तो दुखाती है।
सिंपल सी बात है, शनि का मतलब क्या है? शनि का मतलब है आपने किया था, आपको मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको और इसका एक ही सॉल्यूशन है। आप अपने कर्म को सुधारिए। सुधारने का मतलब क्या है? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली मेहनत कर रहा हो, आप एसी में बैठ के उसको गालियाँ मत दीजिए। जो धूप में घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, 2 रोटी कमा रहा है, भीख नहीं माँग रहा, 2 रोटी कमा रहा है, उसको गालियाँ मत दीजिए। ठीक है? आपके घर पे अगर कोई आ रहा है, आपके घर पे ये क्या हो रहा है? 1 सेकंड। तो आपके घर पे अगर कोई आ रहा है, आप उसको आपके घर पे आ रहा है, आप आराम से बैठे हुए हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। आप उस इंसान को जो आपके घर पर आकर मेहनत कर रहा है, उसको गलत मत बोलिए। कई बार होता है कि हमारे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ, जस्ट गेट पार्ट अवे, मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लीजिए, आराम से कह के। किसी का भी मन मत दुखाइए, क्योंकि अगर आप मन दुखाएँगे, आपका भी दुखेगा, दैट इज़ फॉर द श्योर। और किस लिए दुखेगा ये आप नहीं जज कर पाओगे, और किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है वो भी जज नहीं कर पाओगे। शनि कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये शनि है, सख्त एकदम। शनि को मेटल कौन सा दिया गया, क्योंकि इतना सख्त है कि वो पिघलता नहीं है। कितनी मर्जी धूप बत्ती दिखा लो उसके सामने, कितनी मर्जी बड़ाइयां कर लो उसके सामने, शनि जज है, वो पिघलता नहीं है। वो लोहा है, वो लोहा, वो एग्जैक्टली वो लोहा है। वो अ, लोहा सबसे ज्यादा सख्त मटेरियल होता है ना। लोहे की वजह से आप जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, नहीं तो घर नहीं बनता। ठीक है? तो जहां आप बैठे हैं वहां पर आप मान लीजिए मैं 7th फ्लोर पे बैठी हूँ, तो किस वजह से बैठ पाई हूँ? क्योंकि वो लोहा लगा हुआ है नीचे, इस वजह से मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ। इतना ज्यादा वो तो बेसिकली शनि बहुत सबसे सख्त मटेरियल अगर कोई है, सबसे सख्त इंसान कोई है, सबसे सख्त प्लैनेट कोई है, तो वो शनि है। जिसको आप रो के गा के नहीं मना सकते हो, जिसको आप सिर्फ अपने कर्म को ठीक करके ही मना सकते हो। आपको अगर उससे दया की उम्मीद है तो सॉरी, भूल जाओ, वो दया नहीं करेगा। वो आपको फिर भी माफ कर सकता है, लेकिन उसकी बड़ाइयां करने से, शनि चालीसा पढ़ने से वो आपको माफ नहीं करेगा। वो खुश नहीं होगा उसके सामने अगरबत्ती धूप बत्ती करने से। इमेजिन आप जज के सामने खड़े हो और आप बोल रहे हो कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत महान हैं। तो जज आपकी आपकी वो कम नहीं कर देगा, आपकी सजा कम नहीं कर देगा। आपकी सजा केवल एक चीज से कम होगी, वो आपकी गुड बिहेवियर से कम होगी। ठीक है? तो वही वाली बात आपके साथ शनि के साथ चलती है। चलिए आते हैं 8 नंबर। शनि समझ में आया कि शनि क्या है। शनि रिजिड है, ऐसे है शनि, मतलब यहाँ से बैल बुद्धि है, यहाँ से उसको नहीं समझ में आता। उसको सिर्फ इतना समझ में आता है आपने ये किया था, इसका फल ये होना चाहिए। आपने अच्छे काम किया, आपको तो रिजल्ट अच्छा मिल के रहेगा, चाहे जो मर्जी दुनिया रोक ले, लेकिन उसके बावजूद आपको अच्छा मिलकर रहेगा। आपने बुरा किया, दुनिया कुछ भी कर ले, इधर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको तो उसका परिणाम मिलना निश्चित है। आपने चीटिंग की है, आपके साथ होगा। ये शनि है, ये मैं नहीं हूं, ये शनि, ये बेसिकली शनि की प्रवृत्ति है। शनि कहता है मैं तो दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। कम कर सकता हूं, अगर एटीट्यूड समझ में आया तो। खत्म नहीं कर सकता। ठीक है? वापस आते हैं 8 शनि। 9 9 क्या है? 9 मंगल है। अब मंगल किसे कहते हैं? मंगल ना, पहली बात तो एक चीज क्लियर कर लो, मंगल हनुमान जी को नहीं कहते। मंगल एक ग्रह है जो कि बहुत उद्दंड ग्रह था, मतलब जिसकी शक्ति ही काबू में नहीं हो रही थी। तो हनुमान जी ने मंगलवार के दिन पैदा होकर और मंगल ग्रह की शक्ति को कंट्रोल किया। तो हनुमान जी उस मंगल ग्रह की शक्ति के कंट्रोल करने वाले एक एनर्जी है, वो खुद मंगल नहीं है। ठीक है? मंगल एक बहुत उद्दंड ग्रह है, एनर्जी से भरा हुआ। और उस इतनी एक्सट्रीम एनर्जी को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो हनुमान जी है। वो एक हनुमान जी, वो एक बजरंगबली की एनर्जी है, जो उस अबंडेंस ऑफ पावर, अबंडेंस ऑफ एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है।
तो वो कंट्रोलर है मंगल प्लैनेट के। उस शक्ति को कंट्रोल करने की जो पावर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी और शक्ति के पास नहीं है। वो इतनी अबंडेंस ऑफ एनर्जी है मंगल। मंगल प्रोटेक्टर है। आप समझो एनर्जी का मतलब क्या हो गया, आपके पास बहुत एक्सट्रीम में पावर आ जाए, इतनी पावर कि आप उसे झेल भी ना पाओ, इतनी पावर है मंगल। मंगल बहुत गर्म है। मंगल मंगल एक ऐसा व्यक्ति, अगर मैं आपसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, हर प्लैनेट को हम एक व्यक्ति की तरह से समझ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए मंगल एक बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति है, बहुत गुस्सैल। मंगल एक ऐसा जिसके जिसके पास अबंडेंस में शक्ति है, महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली, अबंडेंस में पावर है। उस पावर को वो प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकता है और डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? पॉजिटिव प्रोटेक्शन, नेगेटिव डिस्ट्रक्शन। तो वो उसको पॉजिटिव वे में प्रोटेक्शन के लिए यूज भी कर सकते हैं। जितने भी आर्मी से रिलेटेड लोग होते हैं जो लड़ते हैं, वो क्या है? मंगल। मंगल खून खराबा है। हमारी बॉडी में जो खून है वो किससे कनेक्ट होता है? मंगल से। सर्जरीज किससे कनेक्ट होती है? मंगल से। काटना पीटना, केतु भी आ जाता है उसमें, लेकिन स्टिल वो मंगल से कनेक्ट होती है, क्योंकि जितना भी खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद, गुस्सा, एक्सप्लोजन्स, ये सब मंगल के। सर्जरीज, ये सब मंगल से रिलेट करती है। मंगल से ये सब रिलेट कर गई। और आर्मी भी किससे रिलेट करती है? मंगल से। अब मंगल की पॉजिटिव साइड बोलूं तो मंगल एक ह्यूमैनिटेरियन प्लैनेट है, मतलब एक इंसानियत वाला, मदद करने वाला, एक बहुत सेक्रेड संत। क्योंकि उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? हनुमान जी। हनुमान जी क्या है? प्रोटेक्टर है, जिसकी वजह से अब ये पॉजिटिव साइड्स निकल कर आती हैं कि अगर ये पॉजिटिव की साइड पर मंगल पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्ति ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। इसी वजह से आर्मी के जो लोग हैं वो किससे कनेक्ट हो गए? मंगल से। आप सोचो ना, उनका पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है जाकर लड़ना, और वो उस पर्टिकुलर उन लोगों को बचा रहे हैं जिन लोगों को जानते भी नहीं है। पर्सनली अगर जानने तो पर्सनली वो लोग हमको जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। अपनी जान देने के लिए तैयार है। इतनी एनर्जी, इतने उबाल मार रहे हैं उनके अंदर कि वो अपनी जान देने को तैयार है। पर्सनल बेनिफिट छोड़ के अपनी जान देने को तैयार है, एक जज्बे के कारण। उस वो जो एनर्जी है वो इतनी एक्सट्रीम पर है, इतनी एक्सट्रीम पर है कि वो अपनी सबसे प्रीशियस चीज देने को तैयार है, अपनी जान। हमारी उंगली में एक चोट लग जाए तो हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक रूह कांप जाती है, आत्मा हिल जाती है। और वहां पर वो बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त। हम एक नेगेटिव साइड लेंगे ना तो हम कहेंगे निर्दयी भी हो जाता है। एक मंगल वाला व्यक्ति बहुत निर्दयी हो जाता है। और एक मंगल पॉजिटिव साइड बहुत दयालु, लेकिन नरम तरह से दयालु नहीं, बहुत सॉफ्टली दयालु नहीं, हार्ड तरीके से दयालु। जैसे कि एक 2 नंबर वाला व्यक्ति है और एक 9 नंबर वाला व्यक्ति है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। 2 नंबर वाला व्यक्ति, आप कोई उससे ऐसे बात करेगा कि अच्छा मतलब ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सारी वो सारी चीजें हैं, वो उसकी बात को समझेगा, उसकी इमोशंस को समझेगा। और 9 वाला व्यक्ति शायद उसके इमोशंस को ना समझ पाए, लेकिन वो कोशिश करेगा कि इसकी प्रॉब्लम से मैं इसको निकाल कैसे सकता हूं। ही इज एक्शन ओरिएंटेड, नो इज एक्शन। ठीक है ना? एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, मान लीजिए एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। अब 2 नंबर वाले व्यक्ति को बहुत दया आ रही है, बहुत ज्यादा दया आ रही है। अब चंद्रमा इज लाइक सो इमोशनल, वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कह रहा है यार ये गड्ढे में गिर गया है, ये कैसे निकलेगा, और ये सारी चीजें। वो जो गड्ढे में गिरा है उसके मन को समझ सकता है 2 नंबर वाला व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से।
क्योंकि वो सेम इमोशन फील कर सकता है, सेम पेन फील कर सकता है। 9 वाला व्यक्ति सोचेगा नहीं, रोएगा नहीं, ये नहीं कहेगा हाँ मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं से रस्सी लेकर आएगा, ढूंढेगा, कुछ सीढ़ी वीढ़ी ढूंढेगा कि किस तरीके से इसको इस गड्ढे से बाहर निकाल दिया जाए। 9 नंबर वाला एक अच्छा 9 नंबर वाला व्यक्ति हो सकता है एक इमोशनलेस पर्सन, लेकिन ही विल एक्ट, उसके उसके एक्शंस ही उसके इमोशंस हैं। ठीक है, हो सकता है 9 नंबर वाला व्यक्ति उसको बाहर निकलने के बाद 2 चांटे ही मार दे, कैसे गिर गया था अंदर, इस गड्ढे के अंदर कैसे गिर गया था, लेकिन उसको निकालने के लिए वो पूरे प्रयास लगा देगा, वो अपनी जान लगा देगा उस व्यक्ति को उधर उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। आप समझ रहे हो? आप देखो जितने भी हम लोग हैं जो 2000 से पहले पैदा हुए, हम सब लोगों के ना एक हम सब लोगों का एक बड़ा प्रोमिनेंट सा 9 नंबर हम सब लोगों में अंदर होता था, है ना? 19 में जितने भी लोग पैदा हुए 1999 तक, वो 9 नंबर बड़ा प्रोमिनेंट होता था हम लोगों में। हमें फर्क नहीं पड़ता था सामने वाले ने हमें हेल्प के लिए बुलाया कि नहीं बुलाया। पड़ोसी के घर से आवाज आ रही है, हम भाग के जैसे चले जाते थे कि इनके घर से आवाज कैसे आ रही है, इनके घर में लड़ाई वड़ाई हो गई तो इनको मतलब खुद रेस्क्यू करने चले जाते थे। मुझे आज भी ध्यान है, हम लोग रहते थे, मतलब पहले हम लोग एक ऐसी लोकेलिटी में रहते थे जहां पर ऐसे इंडिविजुअल हाउस होते थे, सबके अपने इंडिविजुअल हाउस होते थे। तो रात के 2:30-3 बज रहे थे और हम सब सो चुके थे। एकदम से अचानक से हमारे पड़ोसियों के घर से ना आवाजें आनी स्टार्ट हो गई, उनकी छत से आवाजें आनी स्टार्ट हो गई। लाइक शायद वो जो अंकल थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वो अपनी वाइफ को प्रताड़ित कर रहे थे, मतलब उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, उनकी वाइफ चिल्ला रही थी। मेरी मम्मी उठी और मैं भी उठ गई थी और मेरे भाई भी उठ गया था, पापा शायद सो रहे थे। हम तीनों भाग के गए हैं और फिर हमने उनके दरवाजे पे ऐसे घंटियां बजानी शुरू कर दी हैं, विदाउट थिंकिंग कि वो हमको बुला भी रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, कुछ नहीं सोचना, भाग के जाना है। और हमने घंटियां बजानी शुरू की, 2-3 लोग और भी आ गए इधर उधर से निकल निकल के, वो सब लोग भी, मतलब हम बिना बिना मांगे मदद करने पहुंच गए। इट इज कॉल्ड 9 नंबर का इफेक्ट, ये 9 नंबर के इफेक्ट है। आप समझ रहे हो? सामने वाले की मदद करनी है, सवार है सर के ऊपर, भूत सवार है मदद करने का। आज की जनरेशन जहां पर 9 नंबर आपको बहुत बच्चों में मिसिंग दिखाई देगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, सामने वाले के फड्डे में हमें क्यों पड़ना है? इमोशंस इतने ज्यादा है क्योंकि 2 नंबर हर किसी के पास है आज। Emotions. I can understand on WhatsApp. I can understand your situation. You cannot understand that person's situation. You're not even talking to him. आपको आज की डेट में जो आज की जनरेशन है उनको फोन नहीं करना है, उनको सिर्फ मैसेज पे आई कैन अंडरस्टैंड बस बोल देना है। ठीक है, या हो सकता है इमोशनल हो जाए, लेकिन जब एक्शन ओरिएंटेड जो एक्शन करने की बात आती है ना, वो कहीं ना कहीं कम रह जाती है। आज की डेट में आप देखोगे ये जो जनरेशन जो 2 के लाइन के बाद आई है, जहां पर 2 ऑटोमेटिक है हर किसी के पास, इमोशंस कितने ज्यादा हो गए हैं, इमोशंस पीक पर चले जाते हैं। लोग अपने इमोशंस में कितने गलत काम भी कर जाते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, लेकिन आप समझ रहे हो फर्क, सदी का फर्क क्या है? आप खुद भी देखोगे सदी का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है इस जो 1999 तक की जनरेशन थी और जो फिर 2000 के बाद जो ये जनरेशन पैदा हुई है। ये जो 2000 के बाद जो जनरेशन पैदा हुई है, ये तो अभी बहुत जवान है लोग, ये 24 साल के हैं ज्यादा से ज्यादा। ये लोग, इनमें आपको ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड्स कम देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है, खत्म नहीं हो सकते, 9 नंबर खत्म नहीं हो सकता, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी आपको एक कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर हर एक पर्टिकुलर टाइम का अपना एक फेज होता है, तो ये फेज है वो, ये 2 नंबर का फेज है। हम बातों से समझ लेंगे तुमको, लेकिन अगर तुम कुछ फिजिकली हेल्प मांगने आ गए तो सॉरी, हाँ, ये ऐसा भी इतनी भी कोई रिश्तेदारी नहीं हो रखी है।
तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो 9 नंबर समझ में आया आपको? 9 नंबर इज अबंडेंस ऑफ एनर्जी, अबंडेंस ऑफ एनर्जी, कूद के, भाग के, दौड़ के हेल्प करना। 9 नंबर खून खराबा भी है। 9 नंबर आपके लिए इतना ज्यादा एंगर है, मतलब आग है 9 नंबर। 9 इज अग्नि, ठीक है। और इसके कंट्रोलर हैं हनुमान जी। 9 नंबर हनुमान जी नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एनर्जी के कंट्रोलर हनुमान जी है। तो आई बिलीव हमने हर प्लैनेट को एक थोड़ा सा ना जान लिया, हमको ये समझ में आ गया अभी कि अच्छा चलो ये प्लैनेट ऐसे है तो इसका रूप ऐसा है, काइंड ऑफ इसका स्वरूप ऐसा है, 1 से लेकर 9 तक। अब आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर जोन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बात कर सकते हैं। हाँ जी मैम, इसी के लिए मैडम ना हनुमान जी को बोला गया है हनुमान चालीसा में मंगल मूर्ति रूप। बिल्कुल, ठीक हाँ है। जी। हनुमान जी मंगल को पैदा होकर उस पर्टिकुलर ग्रह को कंट्रोल करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी इतनी वाइड जा रही थी कि उसको कोई भी दुनिया में कोई पावर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो शिव जी का ये जो रुद्र रूप था, ठीक है, तो बेसिकली ये कहते हैं ना कंट्रोलर है वो। शिव अल्टीमेट कंट्रोलर है और हनुमान जी रुद्रावतार। उन्हीं के रुद्रावतार। तो वो उस पर्टिकुलर अंश को, शिव का ही वो जो अंश है जो कंट्रोल कर रहा है, इतनी जो जो एनर्जी इतना विध्वंस ला सकती है जिसका कोई हद हिसाब नहीं, उस एनर्जी को कंट्रोल करने वाले हनुमान जी हैं। और शनि के भी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, शनि के सामने आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, कोई भी चीज धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी कर लो, नहीं हो पाती कंट्रोल चीजें। या तो आप अपने कर्म सुधारो, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और अगर शॉर्ट प्रोसेस की तरफ हम काइंड ऑफ शॉर्ट प्रोसेस की तरफ जाए तो वो हनुमान जी है। जब बहुत ज्यादा सैटर्न किसी के लिए मेलाफाइड हो जाता है तो एक रेमेडी के तौर पर हम बोलते हैं कि आप ये हनुमान जी की तरफ जाएं, या इस पर्टिकुलर हनुमान जी की तरफ जाने का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर एनर्जी को प्रोवोक कर, मतलब इस एनर्जी को यूज करें, इस एनर्जी को साधें। आप सोचो हनुमान जी की एनर्जी को साधने का मतलब क्या है। हनुमान जी किस चीज के लिए है? हनुमान जी प्रोटेक्टर है ना। हनुमान जी हनुमान जी बेसिकली एक वो एनर्जी है जो ये कहती है कि मदद करो। हनुमान जी ने पूरे लाइफ में क्या किया, किस चीज के लिए जाने गए? अपनी भक्ति के लिए और अपनी हेल्प के लिए, जो उन्होंने भगवान की भी हेल्प करी जाकर। जिनको लोगों ने कहा ये भगवान है, उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच गए हनुमान जी, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं और बात करते हैं अब और नंबर्स के बारे में। मैं अब यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगी। तो हम लोगों ने बेसिकली बेसिक चीजें पढ़ ली, हम लोगों ने सारे के सारे प्लैनेट्स पढ़ लिए। और ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी ऑकल्ट साइंस करेंगे, आपको ये प्लैनेट्स, अब ये प्लैनेट्स को आप जान गए हो। अब कहते ना किसी इंसान को आप जान जाते हो कि अब यार अब मुझे ना ये इंसान ना समझ आ गया, ये इंसान को मैं जान गया हूं। तो आप अब इन प्लैनेट्स को जान गए हो, इनकी अच्छी चीजें भी जान गए हो, इनकी बुरी चीजें भी जान गए हो। सबको पता है वन किसको रूल करता है एंड ऑल सब। अब मैं छोटा सा एक सिंपल सा, ऑल्दो आपने ये पढ़ा होगा, आपको ये पता होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिंपल सी आपको एक बेस दे देती हूँ जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातें कर पाए। हम यहाँ पर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ने का मतलब क्या है? बियॉन्ड नंबर्स, नंबर्स से ऊपर उठ के नंबर्स के अंदर जाके देखो कि एग्जैक्टली बात किसकी हो रही है। नंबर्स के अंदर जाके देखो कि मेन मुद्दा क्या चल रहा है। नंबर्स के अंदर जाकर देखो
नंबर्स तो हैं ही हैं, लेकिन नंबर्स के थ्रू हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? नंबर्स के थ्रू हम प्लैनेट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीधा प्लैनेट्स को जाकर पकड़ने की कोशिश करो। यहां पर हम दो तरीके से काम करते हैं। जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम दो तरीके से बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं लोशो ग्रिड की, है ना, और दूसरी हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। यही दो चीजें, यही दो कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, दो, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस समय पर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? केवल और केवल जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, जिस दिन आप पैदा हुए। क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स को पकड़ रहे हैं, तो चलो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस पकड़ते हैं। अब प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस पकड़ना बहुत इजी है। एक चार्ट बनकर आता है एस्ट्रोलॉजी में, एक चार्ट बनकर आता है जिस चार्ट को हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट की मदद से क्या देखेंगे कि प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। हमको इस चार्ट को पढ़ने में कोई ना, मैं आपको इधर ये चार्ट पढ़ना सिखाऊंगी, कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ इस चार्ट की मदद से क्या सिखाऊंगी? डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। क्लियर? चलो, तो आप अभी फिलहाल हम लोग यहां से स्टार्ट करके, थोड़ा बहुत यहां से स्टार्ट करके, जो ऑलरेडी आप लोग कोर्स कर भी रहे हो, कोर्स कर भी चुके हो बहुत सारे लोग, तो लोशो ग्रिड में चीजों को थोड़ा सा, जो चीजें एकदम से हमें कनेक्ट, किस तरीके से आप लोशो ग्रिड और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स को कनेक्ट करोगे, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी और यहां पर लेकर आएंगे। ठीक है? सबसे पहले आप सबको पता है कि लोशो ग्रिड कैसे बनता है। यहां पर मैं बेसिक बेसिक चीजें एक बार रिवाइज करा दूंगी आपको आज दोबारा से। लोशो ग्रिड, यहां पर क्या नंबर आता है? 4 नंबर, यहां पर 9 नंबर, यहां पर बोलो, आप लोगों को पता है 2 नंबर, 3, 5, 7, 6, 1 और 8। अब अभी आई थिंक बीच में किसी ने मुझसे पूछा था कि ये नंबर ऐसे ही क्यों है, जहां पर 4 आ रहा है वहां 4 ही क्यों आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो जो स्टोरीज हैं, जो क्लासिकल्स हैं, जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई जो हमारे जो वैदिक, अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करें तो वहां पर ये बोला गया कि ये जो पृथ्वी है, ये किसने संभाल रखी है? आपको पता है पृथ्वी किसके कंधे पर है? कोई? एग्जैक्टली, कछुए के। तो कछुए के, एक टर्टल के उस पर है, और वो, उसको हम विष्णु का अवतार बोलते हैं, है ना। तो वो, ये हमें कहा गया कि उस पर्टिकुलर एक कछुआ निकला जिसकी पीठ पर ये ग्रिड बना हुआ था। बहुत सारी स्टोरीज ऐसे लेकर कि ये कछुआ निकला, उसके पीठ पर एक ग्रिड बना हुआ था। चाइनीज में लोग बोलते हैं कि मछली निकली, उसके पीठ पर एक ग्रिड बना हुआ था। लेकिन हर किसी ने, चाहे आप कोई भी, चाहे आप कीरो पढ़ लो, चाहे आप शाल्डन पढ़ लो, चाहे आप पाइथागोरन पढ़ लो, हर न्यूमरोलॉजी ने एक चीज को बिल्कुल माना कि ये ग्रिड है, ये इसी तरीके से रहेगा, और इस ग्रिड का आप किसी भी तरह से टोटल करो, 15 बनेगा। आप ऐसे टोटल करो, ऐसे टोटल करो, ऐसे टोटल करो, ऐसे टोटल करो, इस तरह से टोटल करो, इस तरह से टोटल करो, इस तरह से टोटल कर लो, इस तरह से कर लो। मतलब आप चाहे किसी भी तरह से टोटल करो इसका, इसके क्या बनेंगे, इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा? 15 निकल कर आएगा। ठीक है? तो
अभी किसी एक डेट ऑफ बर्थ को ले लेते हैं, उसका मैं बनाना सिखा देती हूँ फटाफट से, ये किस तरह से बनता है और कैसे बनता है। 18 जून 1988 ले लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ, रैंडम। इसका मूलांक आप सबको पता है क्या होगा? मूलांक कह लो, ड्राइवर नंबर कह लो। वेरी गुड, 9। इसका कंडक्टर नंबर क्या होगा? कंडक्टर नंबर बोल लो, भाग्यांक बोल लो, क्या होगा? 5। सारी चीजों को ऐड कर लिया, क्या आ गया? 5। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, अभी जिन लोगों को पता है उन लोगों को अच्छी बात है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑल तो मैंने बता भी रखा है अपने फाउंडेशन कोर्स में। जिनको नहीं पता उनके लिए फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 2 तरीके से निकाला जाता है, मतलब 2 उसके लिए निकाला जाता है, या तो मेल होगा इंसान, या इंसान फीमेल होगी, ठीक है? या तो वो, ध्यान देना यहां पर, क्योंकि अब बेसिकली ये चीजें बहुत कम बार आपको, या फिर जिसे कहते हैं ना कि जो लोग मेरे से बहुत बार न्यूमरोलॉजी पढ़ चुके हैं, वो पढ़ा रहे हैं आगे या जो भी कर रहे हैं, वो लोग सही बता रहे हो तो बता रहे हो, नहीं तो बहुत लोग ये गलत बताते हैं। बहुत अच्छे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को भी मैंने देखा है कि वो ये चीज अभी भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 1999 तक पैदा हो गए बंदे, और 1999 मतलब 2000 में या 2000 के बाद पैदा हुआ, तो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, कुआं नंबर जिसको कहते हैं, ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? ये 2 पार्ट में होता है, 1999 तक पैदा हुए या 2000 या उसके बाद। देखो, न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, these all are based on numbers and calculations। ये सब चीजें कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, और एक रटा रटाया, एक रट्टाफिकेशन नहीं है। जब चीजें चेंज होंगी, जब परिस्थितियां चेंज होंगी, तो ये फॉर्मूलाज भी चेंज होंगे, ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। 1999 तक जब पैदा होता था मेल, तो क्या था, 11 में से माइनस कर दो ईयर ऑफ बर्थ हो। ईयर ऑफ बर्थ यहां पर क्या है? ईयर ऑफ बर्थ 1988 है। 1988 मतलब 1988 में ईयर ऑफ बर्थ क्या हो गया? 8 हो गया ना ईयर ऑफ बर्थ। अगर आप 1988 को ऐड कर लो तो सिंगल डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? सिंगल डिजिट 8 बन जाएगा। तो 11 माइनस 8 होगा, क्या आ जाएगा? 3। और अगर 2000 के बाद बंदा पैदा होगा तो हम क्या करेंगे? 10 माइनस ईयर ऑफ बर्थ। अगर मान लो बंदा 2013 में पैदा हुआ, तो हम क्या करेंगे? 3 और 1 4, 5 6, 10 में से 6 गए, बचे 4। ये आएगा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, कुआं नंबर आपका बदल जाएगा, ठीक है? 1999 तक पैदा हुआ इंसान, कोई लड़की, तो हम क्या करेंगे? 4 में ऐड कर देंगे ईयर ऑफ बर्थ। और अगर 2000 के बाद या 2000 में पैदा हुआ तो 3 प्लस ईयर ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिकली 1 बढ़ चुका है, ठीक है? बेसिकली हम यहां पर भी 4 ही कर रहे हैं, लेकिन वो ईयर में ऑलरेडी वो 19 के बदले 20 हो चुका है ईयर। इस वजह से यहां पर आप समझ पा रहे हो, इट्स अ सिंपल मैथ्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूं मैं आपको, बस एक सिंपल मैथ्स बता रही हूँ, एक सिंपल चीज बता रही हूँ, जो कि बहुत सारे ज्ञानी लोग छोड़ जा रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन था, ये जो 10 के बाद में जो अपने 2000 के बाद वाले लोग हैं, उनको 10 के बाद में माइनस, तो वो नंबर हमारा जो आया वो 8 ही है ना ईयर की टोटल, तो वही माइनस होगा ना। 10 में से 6 कैसे माइनस हुआ वो? अरे बाबा, 10 में से 6, क्योंकि अगर 2000 के बाद, तो मैंने एग्जाम्पल भी तो बदल दिया कि अगर कोई अच्छा, 2013, अब 1998 में मैं वो जब वो पैदा ही 19 में हुआ है, तो 2000 के बाद का कैसे कर दूंगी?
नहीं सॉरी मैम, मेरे ठीक को है वो ना? ऐसा समझ में आया हाँ, कि वो वही नंबर को आप इसमें बता रहे हैं। आई एम सो सॉरी डियर। नहीं, 19 मेरा कैसे बता दूंगी, ठीक है ना? हाँ जी, मेरा बताइए। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो 99 मेल के लिए 11 क्यों रखा और फीमेल के लिए 4 क्यों रखा? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने नहीं रखा, 11 नहीं रखा मैंने। ये जो हमारे जब हम क्लास 6 पढ़ते हैं तो उनमें जो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूलाज बनाए गए उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, तो वो जो फॉर्मूलाज बनाए गए उसमें ये चीजें थी। और ये कह लो कि लकीली बोल लो या जो भी बोल लो कि मुझे चीजें ना, जैसे आप मुझसे सीख रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, बट काइंड ऑफ मेरे नाना जी की वजह से कह लो, मुझे ना चीजें पढ़ने को बहुत ज्यादा मिली। उनके पास जो चीजें थी, उनके पास जो उनके पुराने क्लासिक्स थे, तो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली मेरे को बचपन से पढ़ने को बहुत मिले। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, एंड काइंड ऑफ अब आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर टाइम को मैंने जिया, फेस किया कि मैं 1999 से पहले भी थी और मैं 1999 के बाद भी हूं, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला लिखा था, वो किस वजह से लिखा गया था, किस लिए लिखा गया था, कि ये जो जितने सम अप होते हैं हमारे ना, वो आते हैं, ईयर्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है, सदियों के भी नंबर्स होते हैं। तो जो 19वीं सदी कह लो या उसे कहते तो 20वीं सदी है, लेकिन 19 नंबर वाला ये जो नंबर था ना, इसका 11 था। तो जब यहां पर एक नंबर बढ़ गया तो कैलकुलेशन सेम रखने के लिए 11 में से एक नंबर घटेगा ना, समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली यहां पर जब आप सारे ईयर ऑफ टोटल कर रहे थे, तो वहां पर 19 से टोटल हो रहा था, 1999 तक 19 से टोटल हो रहा था। और अब जब हो रहा है तो किससे टोटल हो रहा है? 20 से। ऑटोमेटिकली एक नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है और आपको कैलकुलेशन सेम रखनी है। अगर आप एक जनरल आप पुराने समय में जाओ, जब आप मैथ्स पढ़ते थे तो क्या होता था, अगर यहां पर आपको बैलेंस बिठाना है तो क्या होता था, आपको बैलेंस बिठाना पड़ता था ना। यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक बढ़ा दिया तो यहाँ पर आपको एक कम करना ही पड़ेगा, तभी वो सेम कैलकुलेशन, वो सेम पैटर्न, जो सेम पैटर्न चला आ रहा था लोशो ग्रिड बनाने का, वो सेम तभी रह सकता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा करने का, हाँ हाँ, जैसे आपने मेल एंड फीमेल का फॉर्मूला बताया, तो वैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी कुछ अलग से फॉर्मूला है कि वो अपने आप को क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओके आप समझ रहे हो? क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर उनका कंसिडरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को क्या कंसीडर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। बेसिकली मेल और फीमेल ना आपके भाव ही तो हैं। आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आप किस तरह का रवैया रखते हैं, तो वो आपके भाव है, ठीक है, आपकी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक सुपरफिशियल लेवल पर हम क्या कहते हैं, जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम एक सुपरफिशियल लेवल पर होते हैं, बहुत बेसिक तरीके से, सिर्फ और सिर्फ किसी की को देखकर बताना, किसी के नंबर्स देखकर बताना। मैं ये नहीं कह रही कि गलत होता है, लेकिन ये बहुत सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल मतलब बहुत ऊपरी तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए अब यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था 18 जून 1988, यहाँ पर एक बार फटाफट से इनका लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड बनाने के लिए मैं, जिन लोगों को लोशो ग्रिड की अभी समझ नहीं है उनके लिए लोशो ग्रिड का पैटर्न यहाँ पर लिख देती हूँ। लोशो ग्रिड का पैटर्न है 4 9 2 3 5 7 8 1 6।
ये लोशो ग्रिड का पैटर्न है, ठीक है। अब हम यहां से लिखते हैं, इनका ड्राइवर क्या था, 9 था, इनका कंडक्टर क्या था, 5 था, और इनका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 था। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब बनाते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। इस 1 कहां जाएगा, यहां जाएगा। 8 कहां जाएगा, इधर आएगा। 6 कहां आएगा, इधर आएगा। 1 कहां आएगा, वापस इधर जाएगा। 9 कहां होगा, ये रहा 9। फिर 8, 8 2 बार है तो 8, 8 2 बार, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी 9 इधर आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो मैं बोलने जा रही हूं। जब हम किसी का लोशो ग्रिड देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम इसका, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। जब भी हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में से किसी को भी कंसल्टेशन देंगे, उसको बताएंगे उसके बारे में, या उसके बारे में समझने की खुद प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हम पहले स्टेप पर जाएंगे ना। किसी की अंदरूनी बातें तो हमें बाद में पता चलती हैं, सबसे पहले तो उसकी शक्ल दिखाई देती है ना। सबसे पहले उसकी शक्ल और उसकी सुपरफिशियल चीजें, ऊपर की चीजें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हमने इस व्यक्ति की ऊपरी तौर पर इसकी चीजें देखी। ऊपरी तौर पर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं किसी के नंबर्स। ऊपरी तौर पर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कौन से नंबर यहां पर मिसिंग है, कौन से नंबर 2 बार आ रहे हैं, और कौन से नंबर 3 बार आ रहे हैं, कौन से नंबर 4 बार आ रहे हैं, कई बार 5 बार भी कोई नंबर रिपीट होता है, ठीक है। चलिए हम इस व्यक्ति के बारे में बोलें तो हम इस व्यक्ति के बारे में बोलेंगे कि एक अलग पेन से लिखती हूँ, कौन कौन से नंबर मिसिंग है। यहां पर 2 नंबर मिसिंग है, यहां पर 7 नंबर मिसिंग है, यहां पर 4 नंबर मिसिंग है। तो हम ये कह सकते हैं मून एनर्जी, हमने अभी पढ़ा है इतनी देर तक 2 क्लासेस लगाकर सारी एनर्जीज के बारे में। केतु एनर्जी, ठीक है, और यहां पर राहु एनर्जी। ये एनर्जीज मिसिंग है लाइफ में, है ना। ये व्यक्ति जिस दिन पैदा हुआ, ये एनर्जीज मिसिंग है लाइफ में। अब ये एनर्जीज मिसिंग है, कहीं ना कहीं मैं एक नॉर्मल प्रेडिक्शन बोल सकती हूं, इस व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है अंदर से सेंसिटिव हो, लेकिन ऊपर से आपको बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं दिखाई देगा। हो सकता है अंदर से सेंसिटिव हो। मैंने अभी क्या बोला, ये क्या है आपका ऊपरी तौर पर आप कैसे हो, आपका सुपरफिशियल लेयर कैसी है, आप लोगों को कैसे दिखाई देते हो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इस व्यक्ति के अंदर लेट गो करने की जो पावर है वो कम होगी। बोल सकते हैं 7 नंबर कम है, 7 नंबर है नहीं, मिसिंग है। हम राहु, राहु इसका मतलब फोकस करना। राहु का मतलब अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें तो ये आपको फोकस देता है, ठीक है। तो राहु, यहां पर ये राहु एनर्जी कम है, फोकस थोड़ा कम हो सकता है इस बच्चे का, इस इंसान का। ये सुपरफिशियल लेवल पर चीजें हैं, अंदर से कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसे ऊपरी तौर पर जानेंगे, आप या दुनिया इसको ऊपरी तौर पर जानेगी, जो लोग इसको बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं जानते, तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सेंसिटिव कम है, फोकस थोड़ा कम रहता है इसका, और लेट गो नहीं कर पाता बहुत जल्दी चीजों को। और क्या कहेंगे हम, जब भी हम लोशो ग्रिड पढ़ते हैं हम कहते हैं डबल। कोई भी नंबर अगर डबल है ना, कोई भी नंबर अगर डबल है तो अपनी फुल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। कोई भी नंबर अगर ट्रिपल है तो वो थोड़ा नेगेटिव शेड में आ गया। नेगेटिव शेड में क्यों आ गया? क्योंकि अति सर्वदेव वर्जते, अति हमेशा ही बुरी है।
किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। अगर हमने यहां पर बोला 11 मतलब इस इंसान के अंदर बोलने की, बात करने की, प्रेजेंट करने की अपने आप को क्षमता परफेक्ट है, एप्टीट्यूड फुल एनर्जी पर है नंबर 1 अपनी। इससे आप बात करके देखोगे आपको अच्छा लगेगा। ये अपने आसपास की जगहों पर अच्छा व्यक्ति जाना जाएगा। सूर्य की अधिकता है। अपने आप को मतलब शर्म वो एक झिझक होती है ना इंसान के अंदर कि अरे मैं क्या ऐसे जाऊं ना जाऊं, वो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकिन अच्छा कॉन्फिडेंस। ठीक है। 5 नंबर सिंगल टाइम है, ठीक है, एक बैलेंस का नंबर है, एक सिंगल टाइम है। 99 लोगों के अंदर लोगों को मदद करने की जो काबिलियत होगी या लोगों को मदद करने की जो इसके अंदर से इच्छा होगी या फिर गुस्सा होगा, वो एक एप्टीट्यूड मतलब एक फुल एनर्जी में है। और साथ में ये व्यक्ति खुद भी, इसके लिए 9 नंबर और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका मूलांक भी 9 है, तो यहाँ पर 9 की अधिकता मानी जाएगी। अधिकता इन द सेंस कि 9 अपनी पूरी एनर्जी पर है। इस व्यक्ति को गुस्सा भी अच्छा खासा आएगा, इस व्यक्ति के अंदर एनर्जी भी बहुत अच्छी खासी रहेगी, ये व्यक्ति प्रोटेक्टिव भी बहुत अच्छा खासा होगा, इसको मदद करने की, दूसरों को, लोगों को मदद करने की भावना भी इसके अंदर प्रबल मात्रा में पाई जाएगी। समझ में आया? उसके बाद हम कहते हैं 3 भी अपना एक नॉर्मल सेंस में है, क्रिएटिविटी, जो 3 नंबर का एक जुपिटरियन ट्रेट होते हैं, लोगों को सलाह देने की पावर, गाइडेंस देने की पावर, लोगों के लिए करने की जो इच्छा शक्ति होगी वो भी होगी इसके अंदर। और बट नेगेटिव नंबर क्या है, हो गया नेगेटिव नंबर कह लो या नेगेटिव प्लैनेट। प्लैनेट कौन सा, एक थोड़ा नेगेटिव शेड लेकर बैठा है। अगर हम ऊपरी तौर पर देखें, शनि काम करने में जो इसके काम होंगे वो बहुत जल्दी हो जाएंगे या फिर धीरे धीरे होंगे। शनि नेगेटिव साइड लेकर बैठा है। ठीक है। यहां पर हम कहेंगे कि इसको इस व्यक्ति को अपने, इसके काम बहुत जल्दी नहीं होंगे, इसके काम देर से होंगे, देर लगाकर होंगे, धीरे धीरे होंगे। तो इस तरीके से हम एक जनरल वे में किसी भी इंसान का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है। ऊपरी तौर पर, मैं फिर बोल रही हूँ ऊपरी तौर पर, और ये ऊपरी तौर वाली चीजें इंसान को 80 से 90% सही बैठती है। क्यों? क्योंकि ऊपरी तौर पर इंसान अपना, जिस तरह से उसके नंबर शो कर रहे होते हैं वैसा ही होता है। ऑल्दो यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी इसको वो किया है, आप प्लीज जो मैंने रिकॉर्ड कर रखे ना क्लासेस वो जरूर देखना। मैंने वहां पर मैं बहुत डिटेलिंग में जाकर मैंने एक एक टॉपिक को, क्योंकि वहां पर मैंने केवल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात की है, तो वहां पर मैंने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत अंदर तक गई हूं मैं उसके। ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। आज की डेट में हमने सारे प्लैनेट्स कवर किए, ये डिटेल क्लियर करी। और नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज पढ़कर रखना, आप प्लीज देख लेना जो मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस की दी है आपको। और उसके बाद हम हर पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, कि जब वो डबल होता है तो किस तरीके से काम करता है, ट्रिपल होता है तो किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में ये कह सकती हूँ आपको कि नेक्स्ट क्लास हम कंप्लीटली अपनी न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए देंगे। लेकिन उससे पहले आपको फाउंडेशन, एटलीस्ट केवल फाउंडेशन, मैं उसमें नहीं जाने को बोल रही, आपको प्रोफेशनल करके रखना, पीएचडी भी करके रखना नहीं, सिंपली आपको अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करके रखना होगा। क्योंकि जितने एग्जाम्पल मैंने उसमें दिए हैं उतने एग्जाम्पल, ऑब्वियसली बात है, यहाँ इस क्लास में मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। फिर उसके बाद जब न्यूमरोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उस न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करेंगे प्लैनेट्स के साथ। ठीक है। अभी आई थिंक काफी लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं आपको क्वेश्चंस पूछने का समय देती हूँ। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। एक है कि जैसे अभी तो मेरे को, जैसे मैंने बताया कि कुछ नॉलेज नहीं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कुछ होता है कि आपका इस साल में ऐसा होगा, उस टाइम पे ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो इस जैसे न्यूमरोलॉजी में तो ये ग्रिड में वो ऐसा मतलब वो कैसे हम प्रेडिक्ट करें कि 2025 में ऐसा होगा या 30 में ऐसा होगा या 35 में ऐसा होगा? तो एक ये क्वेश्चन था। और दूसरा था कि जैसे न्यूमरोलॉजी में, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल, मेरे
मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जैसा मेरा लोशो ग्रिड में मैंने अपना बनाया था, तो लोशो ग्रिड में मेरा 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है, लेकिन 6 नंबर शुक्र का, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मेरा शुक्र स्ट्रांग है और यहाँ मिसिंग है, तो मतलब शुक्र मेरा अच्छा है या बुरा, ये कैसे हम किस पे यकीन करें, मतलब किस पे यकीन करें? हाँ, ये 2 क्वेश्चन है। ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये जो आपके क्वेश्चंस है, ये आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड होंगे जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आप ये कोर्स कर रहे हो। हम स्टेप बाय स्टेप यही चीजें सब बताएंगे और यही चीजें आपको समझाएंगे कि कौन से प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके खराब हैं, कब क्या कैसे किस तरह से, ठीक है। अभी ये जो क्लास है ना, ये वो है कि आपने कुछ पढ़ा और वो पढ़ के आपको समझ नहीं आया, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चंस तो तब आप करोगे ना जब आप ये जान चुके हो, जब आप ये कोर्स कर चुके हो। अभी तो आपने कोर्स की स्टार्टिंग की है। ओके मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जब भी आपने लास्ट एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने लोशो ग्रिड बनाया था खुद से, मतलब आई हैव सीन ऑल योर लेक्चर्स, पीएचडी वाला सब कुछ। सो उस लोशो ग्रिड में क्या था कि इमोशनल प्लेन में सिर्फ 3 था और डबल टूज थे। सो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि अगर जैसे डबल टू नहीं है किसी के लोशो ग्रिड में, लेकिन इमोशनल प्लेन पूरा होता है, इमोशनल प्लेन का मतलब क्या होता है, देखो। अच्छा हाँ, नहीं, पहले आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लो, फिर मैं बोलती हूँ। ओके। सो मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या वो बंदा इमोशनल है या नहीं है, क्योंकि डबल टू मीन्स वो सेंसिटिव तो है, लेकिन इमोशनल प्लेन अगर खाली है या फिर सिर्फ 3 है उसमें, तो इस चीज को हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं? देखो, इमोशनल प्लेन का मतलब क्या होता है। इमोशनल प्लेन का मतलब ये होता है कि इंसान का ना दिल बहुत ज्यादा, ऐसे तो बड़े दिल वाले लोग होते हैं जो, कि जैसे मान लो किसी का इमोशनल प्लेन पूरा होता है। अब ऐसे इंसान को आपने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, बहुत बड़ा धोखा दे दिया, और उसको लग रहा है कि यार ये इंसान ना जिंदगी में दोबारा मिल गया ना, इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन इमोशनल प्लेन पूरा है अगले। अब वही इंसान जिसने धोखा दिया था, वही वापस आता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है, सॉरी बोलता है, हाथ जोड़ता है। बंदा उसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही विश्वास कर लेता है जैसा पहले करता होता है। दैट इज कॉल्ड, एक वो ये कहते हैं इमोशनल प्लेन। इसको नाम गलत दिया गया है, मैं तो बोलती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि मतलब बड़े दिल वाले लोग हैं। अगर आपको एक नाम में एक उसमें देना, तो ये बड़े दिल वाले लोग हैं। अपने लिए बहुत अच्छा नहीं होता इमोशनल प्लेन। देखो, सोचो, एक बात बताओ, एक बार धोखा खा लिया, उसके बाद दोबारा बंदा आया, दोबारा बंदा रो पिट लिया तुम्हारे सामने, और उसके बाद फिर आप इमोशनल प्लेन वाले लोग आपको बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं दिखाई देंगे। डबल टू वाले लोग हैं वो, यू नो, डबल टू इज लाइक, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मेरे अंदर वो शक्ति है। आप डबल टू का मतलब समझ रहे हो? आप डबल टू का मतलब वो शक्ति है मेरे अंदर, कि जो आप सोच रहे हो या जो आप गो थ्रू कर रहे हो, मैं उस चीज को एज इट इज समझ सकती हूँ। एग्जैक्टली, एम्पैथी, हाई लेवल ऑफ एम्पैथी। लेकिन डबल टू का मतलब ये नहीं है कि अभी हाई लेवल ऑफ एम्पैथी तो है, लेकिन अभी ये नहीं है कि अभी आप मेरे को वो कर लो, वापस आओ, और तो मैं बड़े दिल वाली भी हूँ। नहीं हो सकता, नहीं हूँ, मैं नहीं मानती है ऑल सारी चीजें। 3 5 7, 3 5 7, आप सोचो, 3 भी है, 7 भी है, 5 भी है। आप इस प्लैनेट्स को अभी तक आपने सिर्फ एक रट्टा मारा था कि 3 5 7 इमोशनल प्लेन, ठीक है, एक वर्ड था आपके पास। अब आपके पास प्लैनेट्स है। आप देखो, गुरु और केतु, और बीच में क्या है, मरकरी। 3 5 7, अगर ऐसा व्यक्ति को आप देखोगे, 3 5 7 तीनों के तीनों एनर्जीज को लेकर एक साथ बैठा है। जुपिटर, हम कहते हैं एक पास्ट नॉलेज, आपको एक पास्ट विजडम है आपके पास। यहां से आपको पता है कि कुछ नहीं रखा इन सारी चीजों में, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टेम्पररी विजडम। तो यही है ना कि अगर आपकी और मेरी कुछ अनबन हो भी गई आज, हार्डली डज इट मैटर, हार्डली डू मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 नंबर लेट गो करने का, जाने दो, छोड़ दो, त्याग कर दो, निकाल दो अपने अंदर से वो सारी चीजें। तो 3 भी है, 7 भी है, और 5 वो बैलेंस भी है बीच में। तो इट्स कॉल्ड, ये बड़े दिल वाले लोग होते हैं। अभी 3 5 7
आता है तो ऐसे लोगों का दिल बड़ा होता है। अगर आप इनसे जाके माफी मांगोगे, आप इनसे जाके सॉरी बोलोगे, आप अपना अहंकार त्याग करके इन लोगों के सामने आ जाओगे, या आप लोगों की केयर करेंगे, चाहे ये आपके मन के इमोशन समझ पाए कि ना समझ पाए। डबल टू इज लाइक आपके मन के इमोशन समझ रहा है बंदा, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वो फील कर सकता है उस चीज को। हम कई बार कहते हैं ना कि मैं समझ सकती हूँ आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो। कौन लोग समझ सकते हैं आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो? या तो अगर आपके चार्ट में मून केतु का कॉम्बिनेशन बैठा है तब समझ सकते हो, या फिर डबल टू है तब समझ सकते हो। ठीक है। और मैम जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है लोगों की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, तो हमें कौन सी कंसिडर करना चाहिए? ऑब्वियसली जिस डेट ऑफ बर्थ पे ईश्वर ने आपको भेजा है, इसमें ये कोई डाउट ही नहीं है, इसमें ये कोई दिमाग में इतना सा भी डाउट मत रखना। जिस दिन आपको ईश्वर ने तय किया, जिस दिन आप इस धरती पर आए, जिन प्लैनेट्स की एनर्जी लेकर आप पैदा हुए हो, ओके, ठीक है ना। ओके। और जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी वगैरह भी आप सिखाएंगे क्या? बताऊंगी, इसमें जरूर बताऊंगी। ओके। और एक और मैंने लोशो ग्रिड बनाया था, तो उसमें जो था ना, उसमें जो सेंटर वाला वर्टिकल प्लेन था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 159 मार्क ऑफ सक्सेस, विल पावर, ओके या, हाँ। सो उसमें डबल डबल नंबर्स थे तीनों में। हाँ बिल्कुल। अगर देखो, डबल है हाँ बोलो। तो फिर मतलब उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा हाई हो जाएगी वो विल पावर प्लेन की। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में पता है हम यही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया ना, कंप्लीटली एक न्यूमरोलॉजी बेस्ड क्लास होगी, इसलिए आप पढ़ के रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे कि लोशो ग्रिड में अगर नंबर्स डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, फिर उसके बाद जो आपके प्लेन्स बनते हैं वो प्लेन्स में नंबर डबल हो गए, सिंगल रह गए, तो क्या किस तरह से इंटेंसिटी घटती बढ़ती है। ठीक है, तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो डबल डबल करके बन रहा है तो ये बहुत अच्छा मन की शक्ति को दिखाता है। इंसान ना, जैसे 159 कंप्लीट हो रहा है किसी का और वो डबल तरीके से कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा इंसान, ऐसे नहीं कहते हम कि यार ये इंसान तो हार ही नहीं सकता, ये तो सक्सेसफुल होता ही चला जाएगा। इस इंसान के लिए हम ये कहते हैं कि ये गिरेगा तो उठ जाएगा वापस। इसके अंदर, इसके मन की शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि कहते ना कि इंसान वो नहीं जीतता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, इंसान वो जीतता है जिसमें गिर के उठने की ताकत होती है, जो ये कहता है कि यार गिर सकता हूं। एक इंसान, कई बार होता है कि कुछ लोगों को देखो कि उनकी विल पावर कमजोर पड़ जाती है, वो कहते हैं हो सकता है उनके अंदर कैपेबिलिटी दुनिया जहान की हो, लेकिन वो मन से ये बोलते हैं कि नहीं यार, अब मैं एक बार फेल हो गया, मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी मैं दोबारा नहीं कर सकता। 159 ये आपको वो शक्ति देता है, आप उठो, दोबारा खड़े हो जाओ। 9 नंबर है ना, और 1 नंबर सूर्य आपको वो दे रहा है, पावर दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो रोशनी दिखा रहा है, और 9 नंबर शक्ति है, 5 नंबर बैलेंस है। तो बेसिकली वो एनर्जी, वो अबंडेंस ऑफ एनर्जी है कि आप जितनी बार गिरो लेकिन आप दोबारा उठ के खड़े हो जाओ। ठीक है, और इसी वजह से कहते हैं कि 159 जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे लोग जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? ये नहीं कि वो हारे नहीं कभी इसलिए जीत गए, जीतता वो है जो बहुत बार हारा हो, तो वो उठ के, वो गिर के उठने की ताकत 159 दे देती। और जैसे एक कंडक्टर नंबर है वो 8 है, सॉरी ड्राइवर नंबर 8, कंडक्टर नंबर 6 एंड यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर इज आल्सो 8। तो अगर जैसे इसके लकी नंबर्स मैंने निकाले थे तो 5, 6 और 7 लकी नंबर्स बनते हैं। अच्छा, बट रूल जो होता है वो 8 से होता है। तो उस केस में यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी अगर 8 है तो मतलब जैसे लकी कलर्स थे और वो सब चीजें, कलर लगी, वो उसमें मत जाओ, अभी छोड़ दो, अभी इररिलेवेंट है, अभी आपको नहीं आती, अभी आप आगे देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला इररिलेवेंट है। जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करूंगी, जो इररिलेवेंट इन द सेंस कि ये क्लास के बाद नहीं रहेंगे क्वेश्चन, है ना, तो ये क्लास के बाद नहीं रहेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है, जब हम सीख लेंगे ना कि लकी नंबर, तो तुमको ये कंफ्यूजन आएगी नहीं। ठीक है, और कुछ बोलना? हाँ जी बताइए। मैम क्वेश्चन नहीं है मेरे,
हाँ, मुझे बताना है कि मैंने आपको धन्यवाद करना था मैम मुझे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने एक लड़की के ऑपरेशन का यूट्रस का होना था, उसका मैंने मंथ बताया था। उसके बाद मैंने उसकी डेट भी निकाल के, वो काफ़ी परेशान हो रही थी कि उसके हस्बैंड बोल रहे थे अमावस्या के दिन करा देंगे। तो वो काफ़ी परेशान हो रही थी कि मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं कराना। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा मैं निकाल के देती हूँ। तो मैंने निकाला मैम, और मैंने उसे बोला कि 10 से 13 के बीच में आपके पूरे चांस है कि 10 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, पूरे चांस है। तो मैं वो उसने आके मुझे बोला कि डॉक्टर ने 10 को ही निकाल के दिया कि 10 को ऑपरेशन होगा उसका। तो मैं सोची कि मैं आपको इस बात का क्रेडिट देना चाहती हूँ मैम कि आपने मुझे नहीं मैम, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, नहीं, राम जी की कृपा है, वो उनको क्रेडिट दो। नहीं मैम, राम जी ने आप ही को भेजा है। आपकी वजह से हो गया, ठीक है। मैं क्रेडिट लेने के लायक ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ एक्चुअली मैम, ठीक है ना। बिल्कुल है आप, बिल्कुल है मैम, बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बोला कि मैं मैम को सबसे पहले बताऊंगी कि मैम ने सौम्या जी, इन्होंने वैदिक कोर्स बहुत बहुत ही सुंदरता के साथ किया है, बहुत पंक्चुअल, बहुत ही ज्यादा। और आपकी मेहनत है, शनि का समय चल रहा है आपका, आपकी मेहनत आपके लिए रंग लेकर आ रही है, और वो हमेशा राम जी की कृपा आपका आशीर्वाद बना रहे मैम, हमेशा राम जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी रहेगी, और वो रहेगा हमेशा रहेगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए। और थैंक यू मैम, आप हमको इसी तरह सिखाते रहिए मैम। कभी एक क्लास भी, मतलब मैं अगर किसी एक इंसान के लिए बोल पाऊँ ना कि इस एक इंसान ने कोई क्लास नहीं छोड़ी है, तो एक क्लास नहीं, सौम्या जी ने कभी कोई क्लास नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसका डेट निकाल के उसकी कंफ्यूजन को मैंने दूर किया, कि वो बहुत डर रही थी कि मुझे अमावस्या के दिन नहीं कराना है। तो उसको मैंने बोला कि तुम जाओ, तुम्हारी डेट मुझे ये दिख रही है, अमावस्या पार हो जाएगा तुम्हारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम कि आप इस काबिल बनाई हमको कि हम निकाल सके। राम जी ने बनाया, मैं कुछ भी नहीं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है इस बात का, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे मैम हम लोग जानते हैं कि शनि जो होते हैं वो हार्ड वर्क के होते हैं, तो क्या मैम हार्ड वर्क सिर्फ क्या हमें फिजिकल बॉडी से कि मेंटल बॉडी से भी हम करते हैं, उसको भी गिना जाएगा? मेंटल बॉडी से भी हार्ड वर्क करते हैं हम, वो भी गिना जाएगा। हार्ड वर्क का मतलब है आप मेहनत कर रहे हो, आप खाली नहीं बैठे, निठल्ले नहीं बैठे हुए, आप मेहनत कर रहे हो, आप निरंतर प्रयास कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, निरंतर डिसिप्लिन में हो, आप एक डिसिप्लिन में हो। जैसे अब सिंपल सी बात है, अब मैं ईंटें तो नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं भी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। इतने सालों से मैं लिख रही हूँ कि मेरे क्या केस स्टडीज है, मेरे क्या बच्चों का क्या, मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे बोलती हूँ, मेरे बच्चों का क्या, उनकी शादी कब हो रही है। तो ये भी तो, ये हार्ड वर्क, ये मेहनत है जो हम कर रहे हैं, लगातार बेसिस पर कर रहे हैं। मतलब आज हमारे घर में पूरा ऑलमोस्ट एक सेक्शन भर गया है मेरी डायरीज के साथ, वहां पर रखी हुई है कि इस बच्चे का नाम ये, इसकी शादी तब हुई, इसका अटेम्प्ट निकला कि नहीं निकला, ये दशा चल रही थी और ये चीजें ही तो होती हैं जो आपकी, ये हार्ड वर्क का नतीजा, ये मेहनत का नतीजा, ये मेहनत ही तो है, और क्या है ये। तो ये मेहनत जरूरी नहीं है कि मेहनत ईंट उठाने, वो तो आप, मैं हमेशा एक बात बोल देती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैं आपको बोलती हूँ कि आप उन लोगों की हेल्प करो, या उन लोगों को जैसे हम दान करने के लिए भी बोलते हैं, तो शनि का दान हम उन लोगों को करवाते हैं जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, जो लोग धूप में ईंटें सर पे उठाकर ऊपर लेकर जा रहे हैं, नॉल सब, वो बेसिकली शनि के नेगेटिव साइड को ऑलरेडी टॉलरेट कर रहे हैं, उनको सजा मिली हुई है, उन्होंने शनि को वहन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर। इस वजह से उनको दान करवा दिया जाता है कि जो ऑलरेडी शनि के वर्स्ट फॉर्म को झेल रहा है, वो और क्या वर्स्ट, कहते ना दूध में दूध मिला दो तो दूध ही रहेगा, उसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो दूध ही रहेगा, ठीक है। आपने कोई एक पर्टिकुलर दूध है, उसमें आपने शराब मिला दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दूध फट जाएगा, सारी चीज हो जाएगी। लेकिन एक ग्लास में ऑलरेडी शराब पड़ी हुई है, गंद मतलब ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है, और ऊपर से और शराब और ही मिला दी, तो वो शराब की शराब ही रहेगी, उसका ना कुछ गलत होगा उसके साथ, ना कुछ सही होगा। तो वही वाली बात है, जो ऑलरेडी कूड़ा पड़ा हुआ है उसके ऊपर कूड़ा और डाल दे तो उसमें कुछ और कम बढ़ती नहीं होगा, वो ऑलरेडी। तो हम जब कहते हैं कि शनि का दान आप किसी ऐसे व्यक्ति को ना करें जो कि शनि के प्रकोप को झेल नहीं रहा है,
जो ऑलरेडी झेल रहे हैं उनको अगर आपने दान कर दिया तो उनके साथ कुछ नेगेटिव नहीं होगा। इस वजह से कहा जाता है कि जब शनि के दान कराते हैं हम, तो वो उन लोगों को कराते हैं जो लोग ऑलरेडी उस प्रकोप को झेल रहे हैं। उनके साथ कुछ और गलत हो ही नहीं सकता अगर आप उनको दान करेंगे तो। लेकिन अगर आपने शनि का दान किसी ऐसे व्यक्ति को किया जो सही है, सही है, वहां पर वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं इस वजह से। ठीक है, मैम एक्चुअली क्या होता है, इस वजह से मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जाके सड़कों पे भंडारे मत खाना। कोई आपको नहीं पता कोई किस चीज के लिए दान कर रहा है और किसके लिए दान कर रहा है, आप नहीं लोगे वो दान। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है मेरे साथ, वही खाना जहां खुद आपने पैसा दे रखा हो, मंदिर में आपने पैसे दे रखे हैं, आपके पैसों से भंडारा हो रहा है तो वो खा सकते हो। लेकिन कोई व्यक्तिगत तौर पर, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने पैसे लगाकर कुछ दान कर रही हूँ, वो आप नहीं खाएंगे। मैं तो कोई प्रसाद भी देता है तो मैं जाके बॉक्स में डाल देती हूँ। अरे नहीं प्रसाद मतलब इन द सेंस कि वो नहीं, लेकिन हाँ स्टिल मैं फिर भी मंदिर में जाती हूँ तो मैं डाल देती हूँ कि क्यों मुझे से मिले आपको प्रसाद वो लो, मत खाओ ऐसी कोई भी चीज किसी की भी दी हुई मत खाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस इंटेंशन के साथ आपको खिला रहा है या दे रहा है। तो हो सकता है बहुत लोगों की इंटेंशन अच्छी ही होती हो, लेकिन बहुत लोग कई बार हम ही बोलते हैं कि भाई भंडारा कर दो गरीब लोगों के लिए, तो आप अपने आप को गरीब मत समझ के भंडारा किसी का मत खाओ। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अब मान लीजिए ठीक आपने बताया कि ये हम मेहनत कर रहे हैं, तो मैम अब क्या हो रहा है, जैसे मुझे सुबह वर्क करना पड़ता है अपने उसके जॉब के लिए, फिर मैं उसके बाद लगातार जैसे वो बंद करती हूँ उसके बाद फिर ये स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना, तो मुझे रात हो जाती है, तो मतलब सुबह से लेकर रात तक मैं बस बैठी रहती हूँ मैम। तो मेरे पैर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ये लगा शायद मैं मेंटली ज्यादा कर रही हूँ काम, फिजिकली नहीं कर रही हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल फिजिकली आपको करना पड़ेगा थोड़ा, तो फिजिकली भी वो करो, वो तो एक नॉर्मल सिनेरियो है कि ये चाहे कुछ भी हो लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दो चार ही रहेंगी। अगर आपने इस एज में अपनी शरीर को हिलाना बंद कर दिया तो चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो आपके शरीर में प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे बार बार लग रहा था मैम कि सैटर्न ने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया क्या, मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए। नहीं आप शारीरिक तौर पे काम, वैसे भी शनि का टाइम पीरियड है तो सबसे पहले प्रॉब्लम पैरों में ही आती है। हाँ जी सुवर्णा जी बताइए। मैम जिसके 7th हाउस में केतु है, उसके स्पाउस को ऑक्टल साइंस पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या उसको भी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप 7th हाउस में केतु है, आपके स्पाउस को भी बेनिफिट होगा। अगर आप केतु भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके स्पाउस को बेनिफिट होगा और आपको आपके रिलेशनशिप में बेनिफिट मिलेगा। क्या उसको भी पढ़ना चाहिए जिसके है? बिल्कुल उसको भी पढ़ना चाहिए। हाँ जी आप बताओ। मैम जय श्री राम। मैम मुझे तो आपको थैंक यू बोलना है, बस छोटा सा बोलना चाहूंगी, यहाँ पे शेयर करूंगी। मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो ना मैम 50+ हैं और उनके ना यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि रिमूव करना पड़ेगा और बहुत हैपेजार्ड हो गया सब कुछ। तो उनने मुझसे जब बात करी तो मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा था कि सर्जरी है, बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बस दिख रहा था कि एडमिट हो सकती है। तो उनको मैंने बोला आप जल्दीबाजी मत करो, जो प्रोसीजर करना है आप कर लो, एडमिट हो जाओ, जाना तो पड़ेगा लेकिन सेकेंड ओपिनियन लेना, थर्ड भी लेना। तो मुझे बस अभी कल पता चला रात में कि उनको किसी डॉक्टर ने, 3rd 4th डॉक्टर ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है सर्जरी करने की, यूट्रस रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं, इट इज जस्ट थोड़ा सा कुछ हो गया, वो मेडिसिन से मेंटेन होगा, आगे देखेंगे। तो उनको मैंने यही कहा था कि अभी नहीं दिख रहा है, आगे देखेंगे क्या होता है, बट राइट नाउ जस्ट गो थ्रू द मेडिकल प्रोसीजर। एंड शी वाज सो नर्वस, वो बहुत डरती है एडमिट होने से, हॉस्पिटल जाने से, तो शी वाज वेरी नर्वस, शी वाज क्राइंग, बट थैंक्स टू यू जो आपने सिखाया तो मैंने पास ऑन किया एंड आई एम सो फीलिंग हैप्पी कि मैं किसी को वो रिलैक्सेशन दे पाई। तो शी वाज रियली हैप्पी कि अभी कुछ नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू मैम।